तो ऐसे ही प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहो और ऐसी इन्वायरमेंट अच्छा बनता रहेगा। ओके, क्लियर वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है हमारा साइबर लॉज एंड एथिक्स। एक ऐसा टॉपिक जो एक हैकर को एटलीस्ट पता होना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि उसको रट के आओ करके, बस एटलीस्ट एक अच्छे हैकर को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या चीज़ें हमें बचा सकती है और क्या चीज़ें लोगों को नुकसान दे सकती है। ये सब का सीख यहीं पे देखने को मिलेगा। ये है आपका साइबर लॉस, ऑनलाइन दुनिया का ट्रैफिक रूल्स। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो आपको जेल, कॉम्पेंसेशन, दुनिया भर की चीज़ें देनी पड़ सकती है, जो कि इसी दौरान हम देखेंगे। पूरा लेक्चर उसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सी, क्या होगा उसके बाद होगा सीवी, आपका कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर के नाम से लेक्चर। अभी अभी मतलब ये दो लेसन आज हमें करने हैं, दो लेसन हम सीखेंगे। बहुत बढ़िया लेक्चर से। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है तो ये बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन हाँ ये है बहुत ज़बरदस्त लेक्चर, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट पता होना चाहिए। कानों पर जो बात आती है ना एक बार कि चलो ऐसी हो गई करके, बस वैसी बातों में से ये बात है कि कानों पर आ गई तो बस सुन लिया। ठीक है, रटना नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि तुम ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ के बारे में कि डीएमसीए क्या होता है, डीएमसीए क्या होता है ना, कब आया था, आईटी एक्ट क्या होता है, तुम ऐसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो रटना मत इसे, बस समझ कर लेना। ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे ना, इसीलिए। तो बस शुरू करते हैं। तो साइबर लॉज ये ऐसे लॉज हैं जो आपको कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे रूल्स जो डिजिटल एक्टिविटीज़ को कम करता है। डिजिटल एक्टिविटी मतलब आप ब्राउज़र चला सकोगे, आप कॉल करते हो ये भी एक डिजिटल एक्टिविटी है। आप ब्राउज़र चलाते हो, ये भी एक डिजिटल एक्टिविटी है। आप अपने हिसाब से ब्राउज़र चलाते हो, स्टिल वो डिजिटल एक्टिविटी में माना जाता है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स लगाती है जिनसे जो ये डिजिटल एक्टिविटी है ये कंट्रोल में रहे। कोई कॉल करके स्कैम ना करें, कोई ब्राउज़र से स्कैम ना करें, कोई फिशिंग ना करें। ये सभी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए साइबर लॉस बने हैं। वो नहीं होता इंसाफ करना है सर, हमें इंसाफ चाहिए। तो उसके लिए साइबर लॉस है। ठीक है। अब वॉइस क्लियर होगी बजरंग? एक बार चेक करो, अब वॉइस क्लियर होगी? मेरे डॉट्स ओपन नहीं हो रहा है। हो जाएगी, हो जाएगी, वो लिंक है, सिंपल सी लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिसेंड कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, आप बस अभी का लेक्चर एंजॉय करो। वो उसका टेंशन मत लो, वो मेरे पर छोड़ दो। ठीक है। अब बस एंजॉय करो ये वाला लेक्चर जो साइबर लॉस के ऊपर है। तो ये तो समझ लिया लॉस का काम क्या है। लॉस का काम है हमारे प्राइवेसी को इंश्योर करना, कि भाई जो कुछ भी डेटा मैं इंटरनेट की दुनिया पर अपलोड करता हूँ, क्या मुझे ये बात की गारंटी मिलती है कि वो सब कुछ प्राइवेट होगा, किसी को शेयर नहीं किया जाएगा? तो हाँ, इस चीज़ की गारंटी आपको साइबर लॉ देता है कि भाई आप अपना डेटा ऑनलाइन दुनिया पर रख सकते हो, वो प्राइवेट ही रहेगा। और अगर डेटा लीक होता है तो उसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ है, उसके लिए भी कुछ लॉज बने हैं, जिससे जिस भी कंपनी से आपका डेटा लॉस होता है, लीक होता है, उस कंपनी को भारी नुकसान या पेनल्टीज चुकानी पड़ती है वो डेटा को लॉस करने के लिए। इसलिए लॉज आपकी प्राइवेसी के लिए बने हैं, ताकि आपका डेटा प्राइवेट रहे। जैसे आपके व्हाट्सअप के चैट्स, अगर आपके व्हाट्सअप के चैट्स लीक हो गए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ना। भले ही सबके चैट्स अच्छे ही हो गए, लेकिन हो सकता है तुम कभी भी उसे शेयर ना करना चाहो, है ना। तो यस, वो साइबर लॉज आपको आप प्राइवेसी की गारंटी देता है। दूसरा, आपको इंसाफ देता है, इंसाफ। अब ये इंसाफ साइबर क्राइम के अगेंस्ट देता है। साइबर क्राइम, मान लो कि गलती से तुम्हें कॉल आ जाता है, तुम्हें बोला जाता है कि मैं तुम्हारा अंकल बात कर रहा हूँ, मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए थे, तो जल्दी से पैसे पे कर दो, मतलब जल्दी से पैसे दे दो, क्योंकि अभी मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन और पैसे हो नहीं रहे हैं। तुम्हारे पापा को फ़ोन लगाया था लेकिन तुम्हारे पापा फ़ोन नहीं उठा रहे और मुझे बहुत अर्जेंट है, जल्दी करो क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा बोलकर स्कैम कर दिया तुम्हारे साथ, तुम स्कैम में फंस गए, तो फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? तो ये साइबर लॉज तुम्हें वही चीज़ का इंसाफ भी दिलाएंगे
जो आईटी एक्ट के सेक्शन नंबर 66A के अंदर आता है। ये वाला सेक्शन 66A के अंदर आता है। ठीक है, ये रहा साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, ये सब कुछ सब कुछ ये लेक्चर में आज के, मैं कहता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। हो सकता है तुम्हें याद रहे, एटलीस्ट रटना नहीं है, याद रहे बस। हाँ, प्रैक्टिकल्स होने वाले शुरू तुम्हारे, बस ये कुछ थेरी वाले पार्ट है, मैंने शुरुआत में कहा था कुछ ये थेरी वाले पार्ट्स है। ये जैसे खत्म होता है तुम्हारे यही से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, लेसन नंबर 12 से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर इन्हीं के बीच में कभी कुछ प्रैक्टिकल आया तो बता दूं, लेकिन फिलहाल तो प्रैक्टिकल्स नहीं है ना। जब हो गए तो लेसन नंबर 12 से हो गए, अब तुम्हारा 7 चल रहा है। 8, 7 8 आज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट डे सिंपल टॉपिक है, आज ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, बस तुम सब लोग ध्यान देना क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कुछ छोड़ दो बीच में। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कुछ यही लॉज तुम्हारा डेटा प्रोटेक्ट करते हैं क्लाउड सर्वर्स पे। क्लाउड्स पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं, लॉज लगाए जाते हैं, कंपनीज पे लॉज लगाए जाते हैं ताकि वो आपके डेटा को श्योर रखें, शेयर ना कर सके, आपस में शेयर ना कर सके, कंपनी टू कंपनी शेयर ना कर सके, वो सारे लॉज लगाए जाते हैं और वही लॉज है। ठीक है, इस प्रकार से समझो कि अगर तुमने हेलमेट लगा कर भी गाड़ी चला ली लेकिन उम्र 18 साल से कम है तो भी चालान कटेगा, है ना। ऐसा ही कुछ कि भले तुमने कुछ सिक्योरिटी लगा के रखी हो, अपने साइड से करके रखा हो, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इलीगल होती है जिसमें अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम होगी, और उसी इलीगल चीज़ों को कम करने के लिए ये लॉज आते हैं। ट्रांजैक्शन के दौरान तुम अपने दोस्त को पैसे भेज रहे हो और किसी और को चले जाए, अगर ऐसा होता है तो कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही क्यों करेगा। उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी कुछ लॉज आए हैं। हाँ, हालांकि वो लॉ इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे लॉज है ताकि आपका डेटा, आपका जो भी प्राइवेसी का काम है, सब कुछ प्राइवेट ही रहे। ऑनलाइन दुनिया में जस्ट लाइक अमेजोन पे, अमेजोन करते हो, फ्लिपकार्ट करते हो, कभी ये सोचा है कि स्कैम होता है करके। हाँ, स्कैम होते हैं, स्कैम होते हैं, लेकिन रिफंड भी तो हो जाता है, हो जाते हैं रिफंड्स। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी कि तुम ऑर्डर कुछ और कर रहे हो, आ कुछ और जा रहा है, ऐसे रेयर केस होते हैं। और उस चीज़ का कंपनसेशन कंपनी खुद ही प्रोवाइड करती है, मोस्ट ऑफ द पीपल को कर देती है कंपनसेशन, मतलब वही आधे आधे पैसे जितना भी वो इशू हो गया होगा वगैरह वगैरह, वो अलग चीज़ है। लेकिन नेक्स्ट, अब कुछ लॉस के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि सबसे उससे पहले तो इंपॉर्टेंस रह गया मेरे हिसाब से। हाँ, ये इंपॉर्टेंस रह गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी भी है करके। प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है सबसे पहले। हाँ, अरे सुन तो, पूरा तो सुन लो, पूरा तो सुन लो। प्रोटेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इंसानों के हाथों से ही होती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किसे करेगा, इंडिविजुअल को, जैसे आप, मैं, कोई भी व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, सभी, उन सभी इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए साइबर लॉस की ज़रूरत है। साथ साथ में कंपनी, जिसे तुम ऑर्गेनाइजेशन भी बुला सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बुला सकते हो, इन सभी को हैकर से बचाने का काम लॉस करता है। कुछ ऐसे भी लॉज है, आईपी आईपी एक्ट, सॉरी आईटी एक्ट सेक्शन 66 के ही पार्ट है, जिसमें हैकिंग, फिशिंग, तो सब कुछ के लॉज बनाए हैं अलग अलग से। ठीक है, आपको मैं लॉ वाला स्टूडेंट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बस थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट है प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए बनाया गया है रेगुलेशंस। जैसे अगर आप पेमेंट करते हो तो फेक पेमेंट नहीं होना चाहिए ताकि कंपनी को भी नुकसान ना हो, और अगर आप पेमेंट करते हो तो स्कैम नहीं होना चाहिए, डेटा का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रेगुलेशंस भी लगा के रखे उन्होंने। और पनिशमेंट्स, खास करके पनिशमेंट, ये तो एक पार्ट है अगर कोई क्राइम करता है उसके लिए, जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो आपको जेल भी जाना पड़, आपको नहीं जाना है, लेकिन जो करता है उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन्स भी देना पड़ सकता है, दोनों करना पड़ सकता है अगर हरकतें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो तो। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट्स है और यही चीज़ आपको बचाती है, मेन मेन मोटा मोटा कहो तो। अब कुछ लॉज है जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो है जीडीपीआर। ये इंटरनेशनल लॉ है, मतलब पूरी दुनिया में चलने वाला लॉ, या पूरा वर्ल्ड वाइड जिसे तुम कह सकते हो। ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया गया लॉ है पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए, और अगर इसका उल्लंघन होता है या कोई इसे ब्रेक करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा तक फाइन चुकाना पड़ सकता है।
5 लाख 10 लाख ये तो मिनिमम है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है जीडीपीआर का? जीडीपीआर का फुल फॉर्म है जनरल डेटा, मतलब आम लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने वाला एक रेगुलेशन, मतलब एक लॉ। सिंपल सिंपल ही इसका मीनिंग, बस आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी जिसे तुम बुलाते हो। अगर इसी को या इसी डेटा को किसी ने ब्रीच कर दिया या गलती से लीक कर दिया, किसी कंपनी ने गलती से या जानबूझ के, स्टिल उन्हें इसका कंपेंसेशन देना होता है। फाइन पड़ सकती है बड़े बड़े कंपनीज पे, बस हल्का सा लॉज को इधर उधर करने से। पर ये लॉ तो आ गया आपको प्राइवेसी के लिए बचाने के लिए। ठीक है, आपका डेटा जहाँ पे भी आप अपलोड करते हो वो एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई उसमें दिक्कतें नहीं होगी, कोई इसमें टैंपरिंग नहीं होगी। देन आता है बुदापेस्ट। बुदापेस्ट एक जगह का नाम है। ठीक है, इन लोगों ने इंटरनेशनल एक लॉ बनाया, ये फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी है जिसके अंदर 65 प्लस कंट्रीज मिलकर एक लॉ बना जिसका नाम था बुदापेस्ट कन्वेंशन लॉ। ये था खास करके साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। क्राइम्स होते थे ना उस जमाने में भी हुआ करते थे, तो अभी भी चलते ही है क्राइम्स, तो अभी तो ज़्यादा चलते हैं, एआई आ गया तब से। तो ये बुदापेस्ट तब बना था एकदम फर्स्ट ग्लोबल लेवल पे, ये समझाओ तो जीडीपीआर के पहले पहले क्राइम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, 65 से ज़्यादा कंपनीज थी, कंपनी कह रहा हूँ कंट्रीज थी, कंट्रीज। काम क्या था? साइबर क्राइम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कि अगर कोई क्राइम होता है तो इस लॉ के तहत तुम्हें जस्ट मदद की जाएगी। ठीक है, और जिसने करा है उसको तो अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाएगा। देन आपका फेवरेट यूट्यूब। एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो भी बात कर रहा है थोड़ा शांत रहो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं होता, वर्चुअल एग्जिस्टेंट होता है, समझ के चलो। जैसे तुम 128 जीबी मोबाइल में लेकर घूमते हो, लेकिन अगर मान लो मुझे और तुम्हें ऐसा डेटा देना है जो 500 जीबी के आसपास है, तो वो तुम क्लाउड पे अपलोड कर दोगे। क्लाउड एक वर्चुअल जगह, एक ऐसा सर्वर जो तुम्हारे घर पे नहीं है, कहीं और है, लेकिन तुम उससे कनेक्ट करके अपना डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। स्टोरेज की तरह ही, लेकिन वो दूसरी दुनिया, दूसरे कंट्री में। ठीक है, उसे क्लाउड बोला जाता है। किस किस को हैकर पेंटर मिल गया अभी तक? वो पूछना फिलहाल आपका काम नहीं है दोस्त अनिकेत, अंकित। ठीक है, वो किसी का काम नहीं है किसको मिला किसको नहीं, सभी को, मोस्ट ऑफ द पीपल को मिल गया जहाँ तक मुझे आया था नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब टीम से। खैर वो चीज़ इसका पार्ट नहीं है। प्लीज़ ऐसे बातें मत करो ताकि किसी को पॉपअप ना है। ठीक है, बातें करना मैं टाइम दूंगा भाई, अपने लेक्चर में बहुत टाइम मिलता है, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल लेक्चर कंटिन्यू करने दो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं माइक्स ऑन करके रखता हूँ, इफ समहाउ मेरी स्क्रीन वगैरह ऑफ हो जाएगी या फिर लैग हो जाएगी तो मुझे तब नोटिफाई करना। बीच में कोई अपना माइक ऑन करके गाने मत सुनाने लग जाना। तुम सुनाने लग जाते हो गाने अलग से। अच्छा, नेक्स्ट है डीएमसीए, यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। यही एक्ट को हमने सर्च करा था, 1998 में आया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि तुम जो भी ऑनलाइन अपलोड करते हो उसे कॉपीराइट प्रोटेक्टेड करते हो, कि भाई ये मैंने बनाया है, मेरे परमिशन के बिना कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि आपने कोई यूट्यूब वीडियो बनाई, अब यूट्यूब वीडियो कोई भी ना क्लिप काट कर अपने यूट्यूब पे चला सकता है, एक बंदा दूसरे की वीडियो क्लिप काट कर चला सकता है, तो वो वहाँ पे डिस्क्लेमर लगाता है कि ये कॉपीराइट एक्ट मतलब परमिशंस के साथ करी है, ये डेटा किसी और का है, फिर उसको क्रेडिट दे देता है कि ये इस बंदे का डेटा है करके, मैंने उससे परमिशन लेकर वीडियो लगाया, तो वो बच जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो डीएमसीए के अगेंस्ट डीएमसीए उसकी वीडियो तुरंत हटा देगा, तुरंत, क्योंकि ये बना ही इस चीज़ के लिए है कि आपका जो भी पर्सनल कॉपीराइट डेटा है वो सिक्योर रहे, कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर पाए, ये उसका मेन कारण है। ओके, हाँ, अब वीडियो नहीं तो कोई बुक्स क्रिएट करता है, पता है आजकल सच बताओ तो अमेज़ोन पे इतने सारे बुक्स है जो फ्री में अवेलेबल है। कोई प्राइवेट पायरेसी करता है, कोई कॉपीराइट बुक्स को ऐसे ही बेच देता है, बिल्कुल। जैसे मूवीज़ के एप्लीकेशन से, आप नेट मिरर के बारे में जानते हो? आप सभी लोग के बीच में ये ऐप बहुत पॉपुलर होगा, मजाक मत करना, ठीक है? अगर नहीं जानते तो जान लेना, बहुत ज़बरदस्त ऐप है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, वैसे ही दुनिया भर के ऐसे ऐप्स हैं। आप ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर जितने भी मूवीज़ चलते हैं, एक में भी कॉपीराइट का उनके पास परमिशन नहीं होता। वो सब इलीगल वे से चला रहे होते हैं, इलीगल वे से स्ट्रीम कर रहे होते हैं।
तो डीएमसीए इनको एक एक करके डाउन करता रहता है। लेकिन तुम्हें तो पता है इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी अपलोड हो जाती है, तो ये सब लोग धीरे धीरे उन सभी को हटाते जाते, लेकिन नए नए ऐसे एप्लीकेशंस बनते जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनका काम है कि आपके कॉपीराइट डेटा को बचाना। फिर वो आपका पर्सनल पीडीएफ क्यों ना हो, वीडियो क्यों ना हो, या कोई बुक ही क्यों ना हो, अगर वो आपने कॉपीराइट करके रखा है कि भाई ये मेरा ही है, मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं कर सकता, तो वो आपके पास परमिशन होती है कि आप सामने वाले को उसका डेटा उड़ा भी सकते हो अगर वो आपका डेटा यूज़ कर रहा हो तो, या फिर आप कह सकते हो कि चलो छोड़ो इसको रहने दो। ठीक है, जैसे यूट्यूब वाले स्ट्राइक मारते हैं ना स्ट्राइक, क्योंकि कॉपीराइट होता है। वैसा ही उनके पास पूरा परमिशन होता है कि भाई तुमने मेरा डेटा चुराया, अब मेरी मर्जी, मैं स्ट्राइक मार दूंगा, ऐसा सीन। तो डीएमसीए ऑनलाइन कॉपीराइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक सेकंड थोड़ा सा, जस्ट होल्ड फॉर सेकंड करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, रिकॉर्डिंग्स में सुनोगे? रिकॉर्डिंग्स भी ऑफ करता हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, इंटरनेशनल लॉ समझ में आ गया। ये सारे लॉज इंटरनेशनल मतलब हर एक कंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले लॉज हैं। हर एक कंट्री जितने भी तुम जानते हो सभी में यूज़ होते हैं लॉज, एक में भी छूटेगा नहीं। फिर आता है नेशनल लॉज, कंट्री स्पेसिफिक लॉज। कंट्री स्पेसिफिक जैसे CFAA यूएसए में किया जाता है ज़्यादातर, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, बोला जाता है। CFA का फुल फॉर्म है कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। मान लो तुम्हें कंप्यूटर के बारे में पता है लेकिन तुम्हारे दोस्त को नहीं पता, तो तुम उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ फ्रॉड कर सकते हो, या वही कंप्यूटर का इस्तेमाल करके गाली गलौज कर सकते हो, उसको कुछ भी बुरा भरा कह सकते हो। तो अगर ऐसा करते हो तो ये फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, फ्रॉड ही माना जाएगा, या अब्यूज एक्ट के दौरान आपको सीधे सीधा कहूँ तो फाइन पड़ सकता है या जेल पड़ सकती है। सिर्फ इतना सा चीज़ करने से, जो हम रोज़ व्हाट्सअप पे करते हैं अपने दोस्तों को, ग्रुप्स पे करते हैं, इतनी सी चीज़। हालांकि उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं डाली, अगर डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लॉ कहता है। लेकिन ये यूएस का लॉ है। यहाँ पे देखो कंट्री स्पेसिफिक लॉ लिखा है, मतलब कुछ कंट्री के स्पेसिफिक लॉज। जैसे इंडिया में आईटी एक्ट होता है, ये नीचे दिख रहे हैं, इंडिया में स्पेसिफिक है ये आईटी एक्ट। हर जगह देखने को मिलेगा आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का सेक्शन 66A, सेक्शन 66B, सेक्शन 66C, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं आईटी एक्ट में, जो हम नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे। DS7 दुनिया भर की चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो CFFA मतलब कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। अगर तुम हैकिंग करते हो या फ्रॉड करते हो या किसी को गाली गलौज करते हो, तो यूएस का ये लॉ है जो आपको फाइन या जेल जाने में मदद करेगा। मतलब सीधा कहो तो जेल ही भेज देगा अगर आप ऐसा करते हुए मिल गए तो। फिर आता है आईटी एक्ट, अपने इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है। ज़्यादातर मतलब 100%, हमेशा। हाँ, वो बस दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन होता है भाई, एक्चुअल में होता है, वो बस दिखता नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे हैकिंग, डेटा थेफ्ट यानी डेटा चुराना, ठीक है, वैसे ही साइबर बुलिंग, फिशिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट मतलब वही कॉपीराइट डेटा को चुराना, ये सभी कुछ जो क्राइम्स है उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए आईटी एक्ट है इंडिया के अंदर। ठीक है, सेम इसके बारे में डिटेल में नीचे जानेंगे। देन है आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, यूके के द्वारा बनाया गया, ताकि आपका डेटा, यूके के द्वारा, देखो एक यूएसए ने बनाया, एक इंडिया ने बनाया, एक यूके ने बनाया, ये नेशनल है ताकि उन तक ही चलता रहे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक लिखा है। और ऐसे बहुत सारे लॉज है दोस्तों, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं सजेशन दूंगा कि आप वो सर्च कर सकते हो। मैं सभी को तो नहीं बता सकता कंट्री स्पेसिफिक लॉज। ठीक है, कंट्री स्पेसिफिक साइबर लॉज, अगर आप ऐसा भी लिखोगे आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर आईटी एक्ट जो हमने अभी देखा, यूएस के अंदर हिप्पा, हिप्पा हेल्थ के रिगार्डिंग है, मतलब अगर कोई हेल्थ के रिपोर्ट्स को चोरी करता है या फिर बेच देता है, उसके अगेंस्ट ये लॉ है। फिर वैसे यूनाइटेड अरब, फिर जापान, ऐसे अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक लॉज है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे सेपरेट पढ़ सकते हो, वरना जितना अभी पढ़ा है उतना काफ़ी है आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। देन आता है आपका साइबर क्राइम्स। हाँ, डेटा प्रोटेक्शन मतलब वही है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना है, मोटा मोटा कहो तो कंपनीज के लिए बनाया गया है, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक है, उनके इलाके में ऐसा बोला जाता है। मोटा मोटा तीनों का काम है डेटा प्रोटेक्ट करना। देन है साइबर क्राइम। कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं? हैकिंग सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं, हम इथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, तुम इथिकल हैकिंग सीख रहे हो। अब ये हैकिंग क्या होता है? हैकिंग
मतलब ऐसी चीज जिसमें तुम कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हो बिना उसकी परमिशन के, जिसे अनऑथराइज भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा दोस्त उतना तो होशियार है नहीं, तो मैंने उसको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जो हमने अपने स्पाइनोट से बनाया था, सॉरी किलर रैट से बनाया था, ये रहा वो सॉफ्टवेयर छुपा हुआ। ठीक है, हमने बनाया था सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को मैंने उसको भेज दिया और बोला कि इसको इंस्टॉल कर ले, ये क्रैक वर्जन है GTA 5 का। उसने डाउनलोड कर लिया, और जैसे उसने इंस्टॉल करा उतने ही सेकंड्स में मुझे उसके सिस्टम का कनेक्शन आ गया। ऐसा अनऑथराइज कनेक्शन आया कि उसको भनक भी नहीं लगी, और उसने कहा कि यार ये GTA चल नहीं रहा है। मैं बोला जान दे, डिलीट मार दे। डिलीट मार दे बोलने के बाद भी उसका और मेरा कनेक्शन बना रहा। वो सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसा था, किलर रैट। वो करेंगे, ये प्रैक्टिकल है अपने को। ठीक है, उसने ऐसी हरकतें करी, क्रैक सॉफ्टवेयर के नाम पे डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे मैं हैकिंग बोलूँगा, बिना उसकी परमिशन के उसके सिस्टम को मैंने हैक कर लिया था। फिर बाद में मैंने उसको समझा के बता दिया, क्योंकि मैं इथिकल हैकर हूँ, तुम भी इथिकल हैकर हो, तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो अपने टास्क मैनेजर में चेक कर, एक अजीब सा सॉफ्टवेयर दिखेगा उसको हटा देना। ठीक है, पहले फिर उसके बाद से उसने आज तक मेरे दिए गए कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करा। तो हैकिंग में हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर को पीडीएफ के अंदर इम्बेड करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली ऐसे फाइल्स थोड़ी यूज़ करेगा। तो हम पीडीएफ या पीएनजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर से बता दूँ ये सभी कुछ अनइथिकल है, लेकिन सीखेंगे, मज़ा आता है, ऐसी चीज़ें करने में ही मज़ा आता है। और ये मैं सब कुछ सिखाऊंगा तुम्हें, डेफिनेटली सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर है तुम्हें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की इंफॉर्मेशन चुराना और उसी से स्कैम करना। जैसे मान लो एक एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल, ठीक है, ऐसा करूंगा नहीं, कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना, ध्यान से सुनना। मान लो मुझे ड्रॉप में कोई शीट मिलती है। ठीक है, कोई शीट मिलती है जिसके अंदर तुम्हारा नंबर होगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा नाम देख लूंगा और एड्रेस भी देख लूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा डेटा है ना हमारे पास में। मजाक मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मजाक ही कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल समझ के लो। अब वही डेटा का यूज़ करके मैं किसी रैंडम नंबर से, अननोन नंबर से, टेम्पररी नंबर से तुम्हें कॉल करूंगा और बोलूंगा कि मैं ड्रॉप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में आइडेंटिटी, मैं किसी की भी आइडेंटिटी चुरा लूंगा कि मान लो मेरा नाम है ऋतिक, रोहित, अमित, राहुल, सोनम, एंजल प्रिया। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि आपका ये सब कुछ सही है डेटा, कि आपका नाम ये है, आपका डेटा ये आपने रजिस्टर करा है, इतना इतना टाइम हो गया। ओके, तो बस ऐसा करके मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, किसी और का आइडेंटिटी चुरा कर उसी आइडेंटिटी से तुम्हें स्कैम करूंगा। ठीक है, डेफिनेटली ये बस एक एग्जांपल था, तुम्हारा डेटा बहुत सिक्योर है, ठीक है, तुम्हारा डेटा ऐसा लीक नहीं होगा लेकिन बस एक एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं जिसे बोला जाता है किसी और का आइडेंटिटी चुरा कर उससे स्कैम करना। टेक्निकली आइडेंटिटी थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चुराना। ओके, ताकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ मैं और ज़्यादा, या फ्रॉड कर पाऊँ तुमसे ही। एग्जाम्पल था। देन आता है फिशिंग। फिशिंग ये सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। सेम इसका कंसेप्ट ये है, यहाँ पर तुम्हारा पूरा फोकस होता है कि सामने वाले बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे तैसे कुछ भी हो जाए, फिर वो बंदा हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी क्यों ना हो, उनकी इंफॉर्मेशन निकालना, उन्हीं को बुद्धू बनाकर, उन्हीं को ट्रिक कर कर, उसी उसी को फिशिंग बोला जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फेक पेजेस आते हैं इंस्टाग्राम के नाम से, है ना। हाँ, दिखाता हूँ, ये मान लो इंस्टाग्राम का पेज है, हाँ जी सर, बढ़िया लग रहा है देखने में। एक टूल आता है जिसका नाम है जेड फिशर। एक ज़माने में हम इस टूल का इस्तेमाल किया करते थे, अभी भी ये टूल काफ़ी बढ़िया वर्क करता है, तो हम इसका फिर से यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, अब एक ऐसा टूल जो फिशिंग पेजेस बनाता है, इसका प्रैक्टिकल भी है डेफिनेटली। लेकिन ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा तुम्हें इंस्टाग्राम। जैसे मैं इंस्टाग्राम की, मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ इंस्टाग्राम का ऑप्शन, पेज लोड ना हो रहा, अब ये हो गया। तो देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम दिख रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा फेक इंस्टाग्राम का पेज बना लूँगा और तुम्हें इस तरीके से शो करूँगा कि लगे पूरा रियल है करके। ठीक है, और बस तुम जाओगे यहाँ पे अपना डेटा डालोगे, कोई भी रैंडम सा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, दुनिया भर का डेटा, एंड लॉग इन कर लोगे। और ठीक है, लॉगिन होने के बाद तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और लॉगिन होने के बाद जो डेटा है वो मुझे पहुंच जाएगा। फिशिंग इसी को बोला जाता है।
जिसमें तुम किसी का डेटा चुरा सकते हो, अकाउंट पासवर्ड चुरा सकते हो, या फिर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसको कॉल करके भी पूछ सकते हो। ये बस एक तरीका है, एक टेक्निक है। हैकिंग में कोई सर टूल नहीं है, ये एक टेक्निक है सिर्फ, जिसमें आप इंफॉर्मेशन निकालते हो उसको ट्रिक करके, बुद्धू बनाकर टेक्निकली। हाँ बोलो। किसने? इंस्टाग्राम तो उसके फोन में पहले से इंस्टॉल रहेगा, तो फिर कैसे करेगा हम वो? ब्राउज़र से करेंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि फ़ोन फ़ोन पे रहेगा इसलिए नहीं होगा ना, ब्राउज़र से करेंगे। ठीक है? सर अच्छा अच्छा ठीक एक्चुअली ये कहना है ना कि जैसे इंस्टाग्राम तो उसके मोबाइल में ऑन रहेगा ही, बट हम लोग फिशिंग तो करने के लिए व्हाट्सएप या फिर ये इंस्टाग्राम में लिंक से वो ही ना सोशल भेजेंगे। इंजीनियरिंग होती वो है, अपने वो हाथों में सोशल है। वो इंजीनियरिंग। अपने हाथों में कि हम उसको डिलीवर कैसे करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे, अच्छा व्हाट्सएप के तो थ्रू वो फिर करेंगे, जब इमेज के ओपन थ्रू करेगा करेंगे। तो जब वो ओपन होगा तो क्या ब्राउजर पे ओपन होगा या फिर इंस्टाग्राम ऐप पे ओपन डेफिनेटली होगा? ब्राउज़र पे ओपन होगा। सर फिलहाल वो आने का है, फिलहाल वो आने का है, उसके रिगार्डिंग टॉपिक मत छेड़ो। ठीक है? सर अच्छा। हाँ बोलो। सर कुकिंग से भी कर सकते हैं ना? कुकी नहीं, से कुकीज़ से नहीं कर सकते। नहीं, किसी की कुकी से मतलब लेके अब हम अपने उसमें कर रहे उससे आप हैं ब्राउजर में। सेशन हाईजैकिंग कर सकते हो, बिना पासवर्ड डाले लॉगिन कर सकते हो। वो अलग चीज़ है, वो फिशिंग नहीं है। हाँ, फिशिंग से कर सकते हो, फिशिंग से उसकी सेशन आईडी चुरा सकते हो, लेकिन वो अलग पार्ट है, फिर वो हम तब देखेंगे। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, डेफिनेटली कह दूँ। ये भी अच्छा प्रैक्टिकल अच्छा है ठीक लेकिन है। आगे है, तब तक तुम्हें वेट करना होगा। ठीक है? सब कुछ है, मॉड्यूल के हिसाब से हम जाते जाएंगे। ये सब कुछ खतरनाक वाले प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, लेकिन बस मैं आपको हल्का फुल्का एग्जाम्पल दिखा रहा था। ओके? अच्छा ठीक है तो सर। बढ़िया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। सर तब इस टॉपिक के नोट्स डाले क्या? हाँ हाँ, मैं डालता हूँ अब। मैं डालता हूँ, मतलब डाल दिया ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स में मैं प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। ओके? तो बस अब सर माइक्स ऑफ कर नोट्स लो। जहाँ सर नोट्स मिल रहे हैं तो नोट्स मिल नहीं रहा है सर। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं बता दूँ कैसे उसको एक्सेस करना है करके। ठीक है? ओके सर ओके। हाँ, अब फिलहाल के लिए माइक ऑफ करो, क्योंकि मुझे ये एटलीस्ट कंप्लीट करना है। जैसे कंप्लीट होता है तो मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है? ये कंप्लीट करना मेन रीज़न नहीं है। तुम्हें समझ में आ गया वो बताओ, इतना आप समझ में आ गया एटलीस्ट, यहाँ तक के, फिशिंग फिशिंग तक के, यहाँ तक के क्लियर है सभी लोगों को? हाँ ना? जी सर। ओके, है ना? बढ़िया 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 बढ़िया। बस 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 बस, फिलहाल तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मेन अभी तो बचा है और सारी बहुत सारी चीज़ें। तो अब साइबर बुली क्या होता है? हरासमेंट जानते हो? किसी को छेड़ना, परेशान करना। नहीं नहीं नहीं, अपने भाइयों बहनों को कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन किसी को हरास करना, उसे साइबर बुली बोला जाता है। मान लो किसी को पकड़ लिया, उसको बुली करे जा रहे हो कि अरे भाई ऐसा क्यों करा, नहीं करना था ये बेटा, ये ऐसा तो नहीं चलता, ऐसा जो करते हैं ना, धमकी देना, ये सब साइबर बुली का पार्ट है। अगर ऐसा करते हो तो ये एक साइबर क्राइम ही है। ऐसा करते हुए मिल गए तो फिर तो कितने का पड़ेगा कंपनसेशन तुम पे? अगर मान लो ऐसे करते हुए मिल गए तो मिनिमम मिनिमम तुम्हें 3 साल की जेल और फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है? बस इतना सा छोटा सा काम करने से। तो ऑनलाइन ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जिसे साइबर बुली बोला जाता है। ठीक है? होता है ना आजकल कि सुना भी होगा हाल फिलहाल में कि बहुत लोगों को ऐसे वीडियो कॉल करके उन्हें फंसा दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि पैसे निकालो वरना घर वालों को दिखा दूंगी, जो भी वो प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ही साइबर बुली, सॉरी, साइबर लॉज है। आराम से बैठ कर खिचड़ी खाएंगे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ये डेफिनेटली अनऑथराइज यूज़ ऑफ कॉपीराइट कंटेंट, मतलब यूट्यूब की वीडियो बिना उनकी परमिशन के कहीं पे भी अपलोड कर दे रहे हो। ठीक है? जो कॉपीराइट, जो तुम्हारा कॉपीराइटेड है कि भाई ये सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, मेरे बिना परमिशन कोई नहीं कर सकता, अगर ऐसा करते हुए कोई मिल गया तो ये ऐसा, अगर आप करने का सोच भी रहे हो तो ये क्राइम है, और अगर कोई मिल गया तो उसको कंपेंसेशन देना होगा। और डीएमसीए आपको पूरी परमिशन देता है कि आप अपने हिसाब से उसको उड़ा सकते हो, वो फाइल को उड़ा सकते हो, या बंदे का अकाउंट उड़ा सकते हो, या वीडियो उड़ा सकते हो। ठीक है? आपको पूरी परमिशन देता है वो, लेकिन बस डेटा आपका होना चाहिए, आपका खुद का बना हो। जैसे आपका खुद का व्लॉग बनाते होगे तो वो आपका कॉपीराइटेड डेटा है, वो आपकी मर्जी, आप उसमें कुछ भी करो, लेकिन वो आपका डेटा है, तो कोई भी बंदा उसका क्लिप नहीं काट सकता बिना आपकी परमिशन के। नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी इथिक्स। ये बस आपको थोड़ा सा प्यार वाली बात है कि अगर आप इस दुनिया में एंटर कर चुके हो जिसे साइबर वर्ल्ड बोला जाता है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है जिससे आप अच्छे लोग माने जाओ, क्योंकि हम हज़ार चीज़ें अच्छी करते हैं और एक चीज़ बुरी करने से हमें बुरा ही माना जाता है। डेफिनेटली घर वाले भी ये बताते हैं। तो इसमें ना सबसे पहला जो है वो है आपका रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी।
सिंपल समझाओ तो यहाँ पर आपको सामने वाले की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए ही उसको जस्ट लाइक अटैक कर सकते हो या उसकी मदद कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल देता हूँ कंपनी के हिसाब से। मान लो तुम्हें कंपनी में एज अ सिक्योरिटी टेस्टर या पेनिट्रेशन टेस्टर रख दिया, पेन टेस्टर के नाम से रख दिया, इथिकल हैकर के नाम से ही रख दिया मान के चलो, ठीक है। तो अब आपको कंपनी अपना डेटा देगी कि लो भाई ये हमारा डेटा है या ये हमारा सर्विस है, हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको टेस्ट करो और बताओ क्या इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ है कि नहीं, वीकनेस है कि नहीं। अगर वीकनेस मिलती है तो बताओ, और अगर वीकनेस नहीं मिलती तो भी बताओ। लेकिन मान लो, माइक ऑफ करना जो भी ऑन करा है। लेकिन क्या होता है, अगर आपके मन में कुछ ऐसा सोच पड़ता है कि अरे इसका ना थोड़ा सा डेटा चोरी कर लेता हूँ और किसी को बेच देता हूँ 500 रुपये में, अगर ऐसा सोच भी आता है तो ऐसा नहीं करना। आपको उनकी प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको इथिकल नहीं बोला जाएगा और फिर अलग से आप पे फाइन पड़ेगा साइबर लॉस के हिसाब से, क्योंकि टेक्निकली फिर आप स्कैम ही करोगे उनके साथ फ्रॉड करोगे। तो उसके हिसाब से भी आपको कंपेंसेशन छोड़ो, जेल भी पड़ सकती है मोटा मोटा सिंपल लेवल पे। तो आपको उनकी भी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए चीज़ों को करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी का डेटाबेस लीक कर दिया, क्योंकि आपको सीखने मिलने वाला है कि कैसे डेटाबेस को एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से देखा जा सकता है। डेफिनेटली टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो और मैनुअली अप्रोच करना है तो मैनुअल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी इन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। आप जितना भी सीख चुके हो या सीख रहे हो, आपको क्या करना है, टेस्टिंग करनी है लेकिन परमिशन के साथ। बिना टेस्ट कभी मत करना अगर आपको परमिशन नहीं मिली है, लिखा हुआ नहीं मिला। मुंह से बोला हुआ अलग होता है, लिखा हुआ अलग होता है, सुना होगा। मुंह से बोला हुआ बदल सकता है लेकिन लिखा हुआ नहीं बदल सकता। अच्छे लाइंस मिले मुझे बताते हुए, लेकिन यही तुम्हें चाहिए। सामने से कंसेंट मिलता है, एक फॉर्म मिलता है जिसे साइन करना पड़ता है एथिकल हैकर को, और उस पर पढ़ना सबसे पहले क्या लिखा है, ठीक है। फिर साइन करा तो एक एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड तुम तोड़ नहीं सकते जब तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। और वो आपका परमिशन लेटर होता है, तो आप तभी टेस्ट कर सकते हो, उसके पहले टेस्ट मत करना, ठीक है। देन होता है आपका मालवेयर क्रिएशन। ऐसी एक्टिविटी मत करो जिसमें आप कुछ इलीगल हैकिंग कर रहे हो, कार्डिंग कर रहे हो, मालवेयर क्रिएट कर रहे हो। हालांकि सीखेंगे हम मालवेयर क्रिएट कैसे किया जाता है करके, ठीक है, बेसिक लेवल पे बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू, मज़ा आएगा उसमें। ओके, बढ़िया बढ़िया। देन होता है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। ये कंपनीज के लिए, जब आप टेस्टिंग करके थक जाते हो, आपकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो सुख समेत आपको उसे डिस्क्लोज करना होता है। डिस्क्लोज मतलब पूरा बंद करना होता है। फिर आपको उसी चीज़ का रिपोर्ट बनाना होता है कि मैंने यहाँ से शुरुआत करी, इस जगह पर मुझे ये चीज़ मिली, और अब अगर आपको भी वही चीज़ सेम करनी है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो ये स्टेप फॉलो करो, आपको भी वही एरर देखने को मिल जाएगा। इसको फिक्स करना वो अलग टीम देखेगी, आपको बस वही रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि आपको कैसे बग मिला करके। ये सब कुछ पीओसी वाला जो लेक्चर होगा, सेशन होगा, उसके अंदर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो है, तुम्हें प्रैक्टिकल आ गया एक और बार। देन है कंप्लायंसेस, मतलब एक इथिकल हैकर डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, बस इतना ही लिखा है, भले वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, दोनों का फॉलो करता है। देन आती है इंडिया की बातें। इंडिया की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। याद देखो, सच बताओ तो तुम्हें याद नहीं रहने वाला, मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि यहाँ पे पेनल्टीज ही बहुत बारी बारी लिखे। लेकिन एवरेज बताता हूँ, एवरेज एवरेज इतना समझो कि 2 साल और 3 लाख, एवरेज मान के चलो, एवरेज एकदम एवरेज। हर एक लॉ को अगर कैलकुलेट करे तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एवरेज इससे ज़्यादा ही होता है। मैक्सिमम जगहों पे 3 साल देखने को मिलेगा तुम्हें। कोई भी हरकतें करते हुए मिल गए, 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत जगहों पे 1 लाख रुपए भी है, तो मैं इसका एवरेज 3 लाख ही पकड़ के चल रहा हूँ। 3 साल और 3 लाख ये पूरे इसमें देखने को मिलेगा तुम्हें। तो सबसे पहले आते हैं हैकिंग। हैकिंग अनऑथराइज एक्सेस, या किसी के सिस्टम में घुसकर उसका सिस्टम बर्बाद कर देना बिना उससे पूछे। तो सेक्शन 66 के हिसाब से आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है अगर आप इस क्राइम में पकड़े गए। ये साइबर क्राइम्स ही है, आईटी एक्ट, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लॉज इंडिया के। अगर आप सेक्शन 66 या हैकिंग करते हुए मिल गए तो सीधा 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर आपने कुछ ऐसा करा हो जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ हो, या फिर आपने किसी बड़े ही व्यक्ति को हैक कर लिया हो और उसका डेटा चुरा लिया हो, या
उसका डेटा का मिसयूज़ कर लिया हो या छेड़छाड़ कर दिया हो, तो आपको ये दोनों भी करना पड़ सकता है। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और 5 लाख रुपए भी देना पड़ सकता है। फिर आता है डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी करना। कॉलेजेस में हम चुराया करते थे आपस के डेटास। कुछ ऐसे डेटा हुआ करते थे जो एकदम कॉन्फिडेंशियल हुआ करते, स्टिल हम उसको देखने के लिए चुराते थे, कॉपी करते थे। फिर पता चला कि अगर हम पकड़े जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन वो डेटा सिंपल सा आई गेस कुछ पेपर्स ही थे। मैम का लैपटॉप जो करा था, एक एक सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। मैम थी हमारी, तो उतनी ज़्यादा फनी स्टोरी नहीं लेकिन है ज़बरदस्त। मैम थी हमारी, तब तक मैं हैकिंग सीख चुका था, काफ़ी हद तक हैकिंग मुझे आती थी, लेकिन अभी ज़्यादा आती है। तब काफ़ी हद तक सीख गया था मैं। तो ये मैं सीख गया था कि पीडीएफ के अंदर कैसे इम्बेड करते सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तब उतना एंटीवायरस पावरफुल्स भी नहीं थे लेकिन उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो सब कुछ डिटेक्ट कर ले करके। उनके पास कुछ रॉ डेटा नहीं था करके। तो बेसिक लेवल पर एक सॉफ्टवेयर बनाया था और उसी सॉफ्टवेयर को पीडीएफ के साथ इम्बेड कर दिया था। पीडीएफ का नाम था फील्ड रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट ऐसा कुछ पीडीएफ का नाम था, ठीक है। उस ज़माने में भी था, अभी भी मेरे पास वो फील्ड रिपोर्ट की पीडीएफ पड़ी है, मैंने उसके ऊपर चेंजेस करके रखा है। तो वही पीडीएफ मैम को दे दिया। मैम ने ओपन करा, मैम को भनक भी नहीं लगी कि बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है, और मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकता था। किलर रैट में भी वो एबिलिटी है, किलर रैट में भी वो एबिलिटी है। मैंने तब वो एमएसएफ वेनम से करा था आई गेस। हाँ, एमएसएफ वेनम से, क्योंकि तब उस ज़माने में मेटास्प्लॉइट काफ़ी फेमस था। मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क जिससे तुम पेलोड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे को वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी एक सिंपल सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें कर सकते हो, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ तो ज़बरदस्त था। हाँ, हालांकि बाद में फिर अपने पास ये ऑप्शन आता है कि उसको डिलीट कर दो करके, परमानेंटली रिमूव कर दो करके अपने ही सॉफ्टवेयर को जिसको मैंने डाला था, ठीक है। तो मैंने वही करा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो बहुत इशू हो सकता था। मैंने बस टेस्ट करा था ये चेक करने के लिए कि मैम कितने अवेयर है करके, लेकिन नहीं, नहीं, इंसान अवेयर नहीं होते। इसलिए साइबर अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूक की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने लैपटॉप में ऑन करा था इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाया। मोबाइल से करा होता तो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जो क्रिएट करा था वो लैपटॉप के लिए ही क्रिएट करा था, ठीक है। इसीलिए मोबाइल के लिए करता तो फिर वो अलग प्रोसेस होती। अब ये मत कहना कि मोबाइल के लिए कर सकते हैं, क्या मोबाइल के लिए भी किया जाता है क्रैक सॉफ्टवेयर्स के नाम से, ठीक है। लेकिन वो अलग पार्ट है, उसको कभी बाद में देखेंगे। देन होता है ईमेल स्पूफिंग एंड फिशिंग। सेक्शन 66C के हिसाब से अगर आप किसी को ईमेल के थ्रू स्पैम करते हो या फिशिंग करते हो, उसको बुद्धू बनाकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हो या फ्रॉड करते हो और गलती से मिल गए, तो सेक्शन 66C के हिसाब से आपको 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। वैसे ही साइबर स्टॉकिंग, किसी को अ, मान लो अच्छा लग गए, देखने में अच्छे लगे, तो क्या देखते रहोगे? देखते रहोगे? नहीं देखते रहोगे, है ना। लेकिन फिजिकल या रियल लाइफ में तुम ऐसे देखते रहोगे, घूरते रहोगे। उसे घूरना कहते हैं, देखना भी नहीं कहते, उसे घूरना कहते हैं। ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहोगे। लेकिन ऐसी ही सेम चीज़ ऑनलाइन करोगे तो उसे साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है, ठीक है। किसी के ऊपर नज़र रखना ऑनलाइन ही कि वो क्या कर रहा है, अरे ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। या उसी को तुम थोड़े खतरनाक मैसेजेस भेजते हो। ऑफेंसिव मैसेज मतलब थोड़े बुरे भले मैसेज, भला कुछ नहीं होता उसमें, बुरा मैसेज ही होता है, ठीक है। अगर ऐसा करते हुए मिल गए तो सेक्शन 66A की जितने भी लॉज हैं और सेक्शन 354D आईपीसी लॉ के तहत आपको 3 साल की जेल और फाइन देना पड़ सकता है जिसके साथ भी आपने चीज़ें करी हो, ठीक है। और फाइन ये वैरी करेगा उसके हिसाब से कि आपने क्या ऐसा करा था जिससे उसको बुरा लगा हो। कोई कोई क्या करता है साइबर स्टॉकिंग के देखो, बात सच में रियलिटी है कि साइबर स्टॉकिंग इतने हद तक बढ़ जाता है कि इंसान अपनी जान तक खो देता है इसी चक्कर में, ठीक है। स्टॉकिंग, क्योंकि ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो, ऑफेंसिव मतलब वही गाली गलौज होता है। किसी को तुम बुरा भला कहोगे और इतना ज़्यादा तुम उसे टॉर्चर करोगे कि एट द एंड वो अपनी जान खो दे। तो ये इतना ज़्यादा भी खतरनाक हो सकता है, और ये जो यहाँ पे नंबर दिए हैं ये बहुत इंक्रीज हो सकता है तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में देखने को मिले, उम्र कैद, सिंपल शब्दों में कहो तो सबसे एकदम अच्छे से पहचाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हें रिपोर्ट कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट उड़ सकता है तुरंत में, तुम्हें मजाक लगेगा लेकिन तुरंत में अकाउंट उड़ सकता है, तुरंत में। तो सेफ रहो अपने साइड से, और अगर कोई हरकतें करता है उसे भी रिपोर्ट कर दो। देन एम पब्लिशिंग ऑब्ससीन कंटेंट।
इसको कभी बाद में जानेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बन सकता है, तो उसको मैं बाद में जानेंगे। देन होता है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म मतलब अपने ही देश के खिलाफ टेररिस्ट वाली हरकतें, अपने देश का डेटा किसी और को चुराना, देना, धोखा देना, देश के अगेंस्ट जो भी ऐसे टेररिस्ट वाले काम करते हैं, बॉम्ब वगैरह बनाने की हरकतें करता है, ऐसे किसी को मार डालने की धमकी वगैरह देता है, थ्रेट देता है अपने ही देश को, उसे तुम साइबर टेररिज्म बोलोगे। और अगर ऐसा करते हुए मिल गए तो सेक्शन 66F के हिसाब से आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देखने को मिल सकती है। ये इस पे कोई तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि चलो यार ये तो छोटा बच्चा है इसको साइड में, नहीं, देश के खिलाफ बोला सीधा जेल में। वो नहीं चलता कि अरे बच्चा है 18 का भी होने का, उसको कहाँ समझ है, इतना तो बोल दिया उसने, हरकतें तो कर दिया, इतनी तो समझ आ गई उसमें, तो सिंपल सा, इस पे कोई तुम्हें रहम देखने को नहीं मिलता, सीधा जेल में। क्योंकि तब बात आती है टेररिज्म की, हरकतें ही ऐसी होती है टेररिस्ट वालों की कि कोई रहम नहीं करते, वो सामने वाले पर भी रहम नहीं करते। अगर वो जिंदा नहीं भी रह रहा होगा, नहीं रहने देंगे उसको, इतना बुरा हो सकता है। इसलिए सीधा इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया गया है, और कंपनसेशन की तो बात ही नहीं आती, ठीक है, सीधा। फिर आता है चीटिंग। चीटिंग चीटिंग ये बिल्कुल आपका हैकिंग की तरह ही है। इसमें आप किसी को स्कैम करते हो, या फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर रिचार्ज करवा लेते हो खुद का, या किसी के साथ फ्रॉड करते हो, किसी 1000 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेचकर फ्रॉड कर देते हो, या 200 वाली चीज़ को 1000 में बेचकर फ्रॉड कर देते हो। अगर ऐसा करते हुए मिल गए तो सेक्शन 66D के हिसाब से 3 साल की जेल प्लस 1 लाख का फाइन। एंड लास्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस। अब थोड़ा पेशेंस से सुनना, ये थोड़ा बढ़िया सा अटैक है। इस दौरान आप एक ऐसा अटैक करते हो जिससे सामने वाला जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। जैसे यूट्यूब, यूट्यूब छोड़ो, मान लो कोई वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एक बारे में 1000 लोगों को अब परमिशन देती है उसकी वेबसाइट देखने की। सर्वर की कैपेसिटी होती है कि वो 1000 से ज़्यादा लोगों को झेल नहीं सकेगा, वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, लिमिट होती है ना। तो डीडोस अटैक में या डॉस अटैक में एक हैकर उसी सर्वर के ऊपर इतने सारे रिक्वेस्ट भेजता है, अप्रोक्सीमेट अपने हिसाब से वो 10,000 भेज सकता है, 1 लाख भेज सकता है, डिपेंड करता है उसने कितने भेजे हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा भेजेगा कि जो सर्वर की लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगा सर्वर, सर्वर क्रैश हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। और जब किसी का सर्वर डाउन होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे अमेज़ॉन का ही समझ लो, अगर अमेज़ॉन का 1 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन होता है तो जितना भी ट्रैफिक है सब फ्लिपकार्ट पर शिफ्ट हो जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएगा, तो उनका काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए वो सर्वर डाउन नहीं होने देते। और अगर हो जाता है या किसी अटैक के दौरान ऐसा हो जाता है तो जिसने भी अटैक करा है अगर वो पकड़ा गया तो उसे कंपेंसेशन देना होता है जितना भी नुकसान हुआ है उस सभी का, ठीक है, अगर पकड़ा गया तो, वरना नहीं, ठीक है। तो ये सर और वो सेक्शन, लिमिट से ज्यादा सर और वो लिमिट से ज्यादा कैसे भेज सकते हैं? वो उसके लिए आपको डीडोस अटैक सीखना होगा। ये डॉस अटैक का पार्ट है, डीडोस अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, सेम अटैक है, बस इसमें आपके आईपी एड्रेस अलग अलग होती है और आप रिक्वेस्ट अलग अलग भेजते हो। वो टूल्स हैं बहुत सारे अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, डॉस के, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल आगे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, वैसे आप ये जो लॉ पढ़ा रहे हैं मतलब ये ग्लोबल पे है या सिर्फ बस इंडिया के लिए वैलिड है? ये इंडिया के लिए वैलिड है, लेकिन इसको ग्लोबल में अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। ठीक है। ओके, तो अब आपका लास्ट, पब्लिशिंग ऑब्ससीन कंटेंट। ये मतलब वही चीज़ है जो 18+ होती है, बच्चे लोग इससे दूर नहीं रह पाते चाह कर भी। तो अगर ऐसी चीज़ें तुम पब्लिश करते हो, ट्रांसमिट करते हो, मिल गए गलती से भी, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 5 साल रुपए तक के 5 लाख रुपए तक की 5 लाख रुपए नहीं, 5 साल तक जेल जाना पड़ सकता है और 10 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं मैक्सिमम। और अगर ऐसी हरकतें डबल करते हो तो पहली बार में 3 साल की जेल पड़ेगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। 3 साल की तो जेल है, एक डिग्री निकल जाती है उसमें, BCA वगैरह जैसी, ठीक है, उतना तो झेल सकते हो यार, उतना तो कर ही सकते हो, है ना, मजाक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करते हुए मिल गए, देखो, पब्लिश और ट्रांसमिट करना, ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है देखने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी ऐसी चीज़ें करते हो, स्टिल ये आपके लॉस के अगेंस्ट ही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अब ये टॉपिक अलग है, आप इसे यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है।
कि ये सही है गलत है वाला। लेकिन अगर पब खुद से अपलोड करते हुए मिल गए, या किसी ने आपको भेजा है, या किसी से आपको शेयर कर रहे, वो होता है ना एक ऐसा एप्लीकेशन कि इस मैसेज को शेयर कर, 5 लोगों, अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दो, आपका कल का दिन अच्छा जाएगा। ऐसे कुछ कंटेंट्स आते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसे भी कुछ कंटेंट्स होते हैं जो गलत होते हैं, अगर आप ऐसा भी पब्लिश करते हो स्टिल आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, बस 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 यही बताना था। बाकी इन चीज़ों से दूर ही रहो, उसमें भलाई है, ठीक है। मोटिवेशन लेना तो यूट्यूब देखो, यहाँ पे तो लेक्चर करने आए थे तुम। और यही था तुम्हारा समरी। सो डू लेट मी नो कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हैं साइबर लॉस के बारे में, एक ऐसे लॉस जो हमारे प्राइवेसी के लिए बने गए हैं, हमारे कानून के लिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करती है, भले ही थोड़ा डिले करती है चीज़ों में, थोड़ा लेट करती है, लेकिन मदद करती है साइबर क्राइम में। और ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए 2 लिंक्स आपको प्रोवाइड की गई है नोट्स के अंदर। ये नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी, आप एक बार लिंक चेक करना, और मैं उसको रीसेंड कर दूंगा जिनको प्रॉब्लम हो रही थी तो, ठीक है। डोंट वरी। क्लियर है सभी को साइबर लॉस? सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे नोट्स ओपन नहीं हो रहे हैं सर। पिछले सर ने भी नोट्स भेजे थे, वो भी ओपन नहीं हुए। ओके, मैं फिर से भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो नहीं सर, मैंने सपोर्ट टीम से भी हेल्प ली तो ओपन नहीं हो रहे थे वो। अभी आप एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, हाँ। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप बस उसे ओपन करके देखो, लेकिन एक ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। वही तुम्हारे बैच में से लिंक चुराऊंगा मैं, मेरे पास थोड़ी लिंक है। तो ये लिंक मैंने चुराया, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको पटका, ध्यान से देखना, मैं आखिरी के 3 शब्दों को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और अब यह लिंक मैंने आपको सेंड कर दी, ठीक है। ये लिंक को पकड़ो और ओपन करो, और बताओ कि अब आप नोट्स देख पा रहे हो कि मैं तो देख पा रहा हूँ। और उसमें लिख के आ रहा है कुड नॉट फाइल ओपन। कहाँ ओपन करके देख लिया आपने? मैंने जो ग्रुप में लिंक डाला है उस वाले को किया है। मैंने तो आपका भी मीटिंग पे सेंड करा है, वो वाले पे क्लिक करो। आइडोर टूल अटैक, आइडोर कंसेप्ट है दोस्त, उसका कोई टूल नहीं है, वो कंसेप्ट है। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसका फुल फॉर्म है। अच्छा, बाकी सब लोग क्लियर तो कर दिए? चलो ठीक है, क्लियर कर दिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब टॉपिक स्विच करते हैं। अब आप सभी का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सीवी के बारे में। सीवी, सीवी, हाँ। अब ये थोड़ा मेन कंसेप्ट है जब बात आती है वल्नरेबिलिटीज की, वीकनेस की। अब डॉक्टर के पास जाते हो, जाते हैं सर, तो डॉक्टर कहता है आपको कि आपको बुखार है, सर्दी है, आपको प्यार हो गया है। ऐसा कहता है ना डॉक्टर, तो आपको पता रहता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है करके। डेफिनेटली सेम, जब भी इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई भी बग मिलता है, कोई भी वीकनेस मिलती है, उसको पहचानने के लिए उसको आईडी दिया जाता है, उसका भी आधार कार्ड होता है। हाँ, उस आधार कार्ड को तुम सीवी बुलाते हो। अब वो दिखता कैसा है, तो मैं वो दिखाता हूँ वो दिखता कैसा है। ये सभी कुछ आपको मिल गया, आपने चेक करके बताया नहीं दोस्त, मिला आपको? विजिबल है अभी? सर मुझे भी नहीं मिला है। क्या है आपका, विजिबल है क्या है? नहीं सर, आज फर्स्ट डे है ना। अच्छा, सर फर्स्ट मुझे डे, भी अरे तो फिर तो एंजॉय करो, फिर तो एंजॉय करो। मेरा नाम पृथ्वी बारा पात्रे, कैसा लगा लेक्चर? अभी तो खत्म होने का है। सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी मजे करो, अभी तो और मजा बाकी है। हाँ, बस एकदम ओके से सर। टेंशन मत लेना यार कि रटना करके, ठीक है। रटना नहीं है, तुम अब कॉलेज में नहीं हो, तुम जॉब्स करते हो, जॉब्स के साथ ये रटोगे तो टेंशन पे बढ़ जाएगा, इसलिए समझना सिर्फ। शॉर्टकट में बताओ तो सीवी ओके बस एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होती है, ठीक है। अब ये दिखती कैसी है? बिल्कुल इस नंबर की तरह। ये जो नंबर एग्जाम्पल देख रहे हो, नंबर, हाँ। अब इसको समझते हैं, तीनों को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। माइक्स ऑफ कर लो जिनका भी ऑन है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। ओके, तो ये एक आईडी है, 2017 में बनाई थी किसी न किसी बग के लिए। क्या है उसका नाम नहीं पता, स्टिल हमारे काम की है। एक 2021 का है, लॉक फॉर शेल करके। ये सभी आईडीज काम के हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च के दौरान मुझे एक आईडी मिलती है, मैं समहाउ कुछ फाइंड आउट कर रहा था, बग्स फाइंड आउट कर रहा था। तो बग्स फाइंड आउट करते करते मुझे प्रोटोकॉल मिला एफटीपी,
जस्ट रैंडम सा एफटीपी क्या है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे आप फाइल को ट्रांसफर करते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है। क्या कहा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है। खैर खैर खैर, ये रूल्स होते हैं ताकि आपका जो भी डेटा हो या जो भी फाइल्स हो इस प्रोटोकॉल से ट्रांसफ़र किया जा सके। ऐसे ही करते 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 मुझे एकदम से पता चला कि मेरा जो एफ है वो वल्नरेबल है। खैर, अब एफ वल्नरेबल है, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से वल्नरेबल है। तो उसके लिए मैंने और डीप स्कैन करा। मुझे रिजल्ट मिला VSFTPD 2.3.4 नाम का ये बग है। मतलब ये उसका वर्जन है, ठीक है। मैं गूगल पे गया और सर्च करा VSFTPD 2.3.4, जस्ट मैंने एंटर करा। और क्योंकि हम AI की दुनिया में जीते हैं तो मैंने इस चीज़ को AI ही करा, समझ लो। ChatGPT, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, जो मर्जी वो AI कर सकते हो, बिकॉज AI तुम्हारी इफिशियंसी को बूस्ट करता है। कहाँ तुम मैनुअली सर्च करोगे, इससे अच्छा बूस्ट करता है। तो मैंने जस्ट इसको पुट कर दिया। अब मेरे दो सवाल थे, क्या ये वल्नरेबल है? क्योंकि एक हैकर को यही चाहिए ना, क्या ये वल्नरेबल है? और दूसरा ये सवाल था, क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट है? क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट है क्या? ये हिंदी में लिखा मैंने। इसे तुम हिंग्लिश बुलाते हो, जो हम अपनी नॉर्मल भाषा लिखते हैं ना, व्हाट्सएप वगैरह पे चैट्स करते हैं, इसे तुम हिंग्लिश बुलाते हो। ना इंग्लिश ना हिंदी, हिंग्लिश मिक्स। ओके, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो एक्चुअली, लेकिन मैंने इसको ऐसी भाषा लिखी ताकि वो मुझे उसी का रिप्लाई मेरी भाषा में दे करके मैं समझ भी तो पाऊँ। लेकिन ये ठहरा गया था, इसने प्योर हिंदी में बता दिया। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन, इसके हिसाब से हम कट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ इन इंग्लिश लिखता हूँ ताकि जो भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश का इस्तेमाल करे। इंग्लिश हो गया वो भी, वाह। ठीक है, और अब देखो, अब हम पढ़ सकते हैं कि हाँ, ये वर्जन वल्नरेबल है। हो गया, पहला आंसर मिल गया कि ये वल्नरेबल है। दूसरा, इसकी CV ID मिल गई। ठीक है, अब इस CV ID को मैं अलग से सर्च कर सकता हूँ उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ और ये रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन। किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ, किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ। एक ID जो एज ए रिसर्चर हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें झमेला नहीं होता। क्योंकि FTP दुनिया भर के हैं भाई, बहुत सारे FTP अरे FTP वर्जन्स, वो भी मैं VSFTP लिखता हूँ, VSFTPD वर्जन्स लिखता हूँ मैं। तो बहुत सारे वर्जन्स हैं, 2.1, 3.05, बहुत सारे वर्जन। अब सभी को थोड़ी ढूंढते बैठूंगा मैं, और इसमें ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये ID रिसर्चर के काफ़ी काम आती है। तुरंत मैं रिसर्च कर सकता हूँ कि क्या चाहिए क्या है, और अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा तो मुझे वही देखने को मिलेगा जिसके लिए मैं आया था, वही वर्जन, वही चीज़, सब कुछ। अब इसका एक और फ़ायदा है, एज ए हैकर आपको ये एक्सप्लॉइट ढूंढने के काम आता है। आप समझ सकते हो कि वल्नरेबल है तो किस चीज़ से वल्नरेबल है, कैसे इसको मैं एक्सप्लॉइट कर पाऊंगा। अब एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है? मान के चलो आपको किसी की कमजोरी के बारे में पता चल गया, तो आप उसी कमजोरी का फायदा उठाते हो और उसे ही एक्सप्लॉइट बोला जाता है। अब ये एक्सप्लॉइट कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई कोडिंग लैंग्वेज की स्क्रिप्ट हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए स्क्रिप्ट दिखा भी देता हूँ। थोड़ा AI को नीचे नीचे जाएंगे, इसका पढ़ लेना जो भी ये कह रहा है। ठीक है, ये रिसर्च करता है, इसका मतलब तुम यहाँ पे लिंक्स देख सकते हो, सोर्स देख सकते हो जिस जिस जगह से इसने रिसर्च करा है। ठीक है, तो यही देखते देखते मैं एक CV ID से लिख देता हूँ कि भाई इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है क्या। अगर है, सीधा मेरे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लॉइट है क्या। और जैसे मैं सर्च करता हूँ तो मुझे एक्सप्लॉइट का नाम देखने को मिल जाता है। अब देखो, ऐसे ही हैकर सर्च करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कम समय होता है, तुम्हारा समय कीमती होता है, तो तुम अपने ही चीज़ों को इफिशिएंटली सर्च करते हो। मैंने ID सर्च करा तो मुझे नाम वाम से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो ये नाम, ये ID उसी के लिए बनी है, उसका ही नाम है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसको ID बनाता कौन है, ID कौन बनाकर देता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो भी चीज़ आगे है हमें। और जैसे मैंने इसका सिर्फ ID सर्च करा, पूरी लिस्ट आ गई VSFTPD के नाम से। VSFTPD 2.3.4, हर जगह वही नाम है।
सिर्फ एक आईडी से। ये है तुम्हारी आईडी। अब इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये एक्सप्लॉइट दिखाएगा कि भाई ये छोटी सी स्क्रिप्ट चलाने से तुम आराम से सिस्टम को हैक कर पाओगे, अगर वो वल्नरेबल रहा तो। मेरे केस में वो वल्नरेबल है, तो मैं इसको रन करके भी देख सकता हूँ और मुझे सिस्टम का एक्सेस मिल भी जाएगा। और इस चीज़ का प्रैक्टिकल आज करेंगे, ठीक है। चलो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि इसका भी आज प्रैक्टिकल कर लेंगे, VSFTPD का। हाँ मेरे पास है सिस्टम जो वल्नरेबल इसी चीज़ से, तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये एंड में करेंगे, आखिरी आखिरी में करेंगे इसका प्रैक्टिकल। ओके, 2 हैकर एंड 1 डिवाइस। किसका होगा? 2 हैकर 1 डिवाइस, जो वल्नरेबल होगा वो, जो लापरवाही करेगा वो, ठीक है। जो लापरवाही करेगा वो, अगर दोनों होशियार है, दोनों अपने अटल पे है कि भाई मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा, तो कोई भी हैक नहीं होगा, बस उनका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर एक ने भी गलती कर दी फिर वो गया। अब थोड़ा सिलेबस में से भी पढ़ लेते, वरना मेरे नाम से चिल्लाओगे सर ने सिलेबस नहीं पढ़ाया। तो देखो, इतना जान लिया CV क्या होती है, उसका फुल फॉर्म है कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, ठीक है। अब ये पब्लिक अवेलेबल होता है, मतलब पूरी दुनिया इसके बारे में रिसर्च कर सकती है। आप नॉर्मल हो या नहीं हो, स्टिल आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा कॉमन डेटाबेस है, जैसे हम निस्ट में आ गए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, nist.gov.in। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये डेटाबेस में स्टोर करके रखती है इस चीज़ को, ताकि ये हमें समझा पाए कि ये जो भी चीज़ आपने सर्च करा है ये एग्जिस्ट करता है और उसका एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर ये हमारे ऊपर है कि हमें इसके एक्सप्लॉइट ढूंढने हैं या नहीं ढूंढने, लेकिन हमें बस ये पता करना होता है कि ऐसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या, और अगर करती है तो उसका क्या मतलब है। हमने पता कर लिया कि इसका इसका ये मतलब है। अगर तुम्हें यही चीज़ को कम समय में करना है, तुम AI के साथ जाओ। आजकल सभी AI क्रॉलिंग कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, यानी वही ब्राउज़र से डेटा निकाल सकते हैं, तो सभी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही निकाल कर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या करना है, अगर आपने लेटेस्ट अपडेट करा हो तो बढ़िया है, क्योंकि ये 2.3.4 वर्जन वल्नरेबल है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज वर्जन यूज़ मत करो, ऑफिशियल से डाउनलोड करो। सिंपल 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 सिंपल, वही है वही है वही है। अब CV को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी कौन सी? कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हाई में रखा जाता है। अगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता ज़्यादा, उसे लो में रखा जाता है। और मीडियम में तो मीडियम होता है कि चलो इसको देख लेंगे करके। अब हाई मीडियम लो में रखने का कारण क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में देखा था, क्वालिटेटिव असेसमेंट के नाम से, मतलब उन्हें रैंक किया जाता है उनके तबाही मचाने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। इस केस में अगर जो भी हमारा CV है वो हाई है, या जो भी वल्नरेबिलिटी वो हाई है, इसका मतलब उसे जल्दी पैच करना होगा, ठीक है। अब दोनों पर्सपेक्टिव से समझो। अगर मैं टेस्टर हूँ, या मान लो मैं हैकर हूँ, ठीक है, एक एक अनइथिकल हैकर। अनइथिकल मतलब जो इलीगल चीज़ें करता है, अनइथिकल हैकर। तो मैं क्या करूँगा, CV नंबर से सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा वो कितना वल्नरेबल है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि भाई वो वल्नरेबल है एकदम हाई में, तो मैं तुरंत उसका एक्सप्लॉइट ढूंढूंगा और उसे एक्सप्लॉइट करने चले जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब उसे हैक करने से मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है एज ए अनइथिकल हैकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ायदा ढूंढूंगा अपना। और अगर मैं फ़ायदा नहीं भी ढूंढता हूँ, स्टिल अनइथिकल हैकर लोग ऐसे ही करते हैं। इथिकल हैकर भी सेम करेगा, वो वल्नरेबिलिटी ढूंढेगा, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो चेक करेगा और बताएगा, उसका रिपोर्ट क्रिएट करेगा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उसे तुरंत में फिक्स करो क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। क्रिटिकल शब्द में इसमें यूज़ किया जाता है, मतलब इतने खतरनाक जो तुरंत में करने चाहिए, वरना सिस्टम के ऐसे तैसे होने को कुछ टाइम नहीं लग सकता। क्रिटिकल जैसे डेटाबेस चोरी होना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होना, या किसी एडमिन का एक्सेस मिलना, ऐसे क्रिटिकल होते हैं चीज़ें। देन आता है आपका रिसर्चर, ठीक है, या सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ब्लू टीमर, ब्लू टीम से होता है, ठीक है, ब्लू टीम से होता है। अब वो बंदा इस चीज़ को देखेगा, या उसको पता चल जाता है
उसने फाइंड आउट करा और ये उसने ये देखा कि ये वल्नरेबल है और डेफिनेटली ये हाई में कंसिडर किया जा रहा है, तो वो इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करेगा विथ फुल प्रायोरिटी। वो बिना इसमें देरी के उसको फिक्स करेगा, ये उसका काम है। तो ये सभी के काम आता है। सिंपल सा सीवी सभी के काम आता है। अनइथिकल के लिए फ़ायदा पहुंचा सकता है, इथिकल के लिए रिपोर्ट बनाकर उसको बग बाउंटी में काम कर सकता है, और ब्लू टीमर के लिए तो ये जस्ट लाइक कंफर्मेशन है कि ऐसी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे इनके जॉब के हिसाब से वो चीज़ें डिवाइड होती है, इसलिए इसको कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है, बोला मैंने। और हाई के अलावा कितने कैटेगरी हो सकते हैं? तो हाई के अलावा आपका क्रिटिकल, लो, मीडियम, ये सभी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल आता है, जो 9 पॉइंट में, इनको पॉइंट्स में भी डिवाइड किया जाता है। से क्रिटिकल आता है एकदम 9 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। क्रिटिकल आता है 9 से लेकर 10 के बीच में, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इक्वल्स टू, और 9 से लेकर 10 के बीच में, 0.0 से लेकर 10 के बीच में। देन आता है हाई, आपका हाई होता है 8 से लेकर 9 तक के, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको रटना नहीं हो तो आपके नोट्स में प्रोवाइड करी गई है, ये नीचे के साइड में, ठीक है। अगर आपको रटना नहीं हो तो हाई को हम 7 से करते हैं, ठीक है। चलो 8 से नहीं 7 से करते हैं, 7 से ना कि 8 से। फिर हम वैसे ही मीडियम को 4 से 7 करते हैं, मतलब नोटिसेबल। ये उनका CVSS नंबर है, हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। इस केस में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ पे CVSS नंबर देख पा रहा हूँ। इस दौरान अगर मैं चेक करूँगा तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल है इसका स्कोर, ठीक है। इसका स्कोर होता है, ये फिलहाल इतना डिटेल में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये बस ये स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और जो मेन चीज़, इसका जो मेन CVSS नंबर है वो है 3.1, 3.1। ये बेस स्कोर है, ये वेक्टर है CVSS स्कोर उसका। ये यहाँ वाला वर्जन मेन इसका, ये तो क्रिटिकल है ही, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो बस इतना समझो कि अगर यहाँ पे क्रिटिकल लिखा है मतलब वो क्रिटिकल है, सिंपल, वो क्रिटिकल है। अगर क्रिटिकल लिखा है तो 9.8 मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में तो देखना, मैं सीधा रूट यूज़र बन जाता हूँ, एडमिन यूज़र बन जाता हूँ, बस इसको एक्सप्लॉइट करके। एडमिन यूज़र बहुत भयंकर चीज़ होती है। मिल जाएगी पुरुषोत्तम आपको। टेल्स ओएस कोर्स में नहीं है, लेकिन देखेंगे डार्क वेब के दौरान, अगर मैं लगता है तो इंस्टॉल करवा दूंगा, वरना हमें सिंपल सा लिनक्स इंस्टॉल करना है, काली पैरेट में से कोई भी एक। ओके, अब और आगे बढ़े थोड़ा सा चीज़ों में। तो हमने ये जान लिया कि किन के काम आता है, आइडेंटिफाई किस चीज़ का आइडेंटिफाई किया जाता है, शुरुआत में समझा दिया मैंने कि ऑर्गेनाइजेशन के भी काम आता है, रिसर्चर के भी काम आता है। अब ये समझते हैं कि इसे बनाता कौन है और कैसे बनता है, ठीक है। तो मान लो एक सुहाना दिन मैं उठ गया, सिस्टम पे कुछ करने लगा, उस दौरान मुझे एक अजीब सा नया सा बग मिला, नया सा वल्नरेबिलिटी मिला। तो अब मैंने उसी चीज़ को रिपोर्ट करा CNA को। CNA वेंडर्स होते, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह होते, बहुत सारे वेंडर्स जो CV नंबर देते हैं, जिनको तुम CV नंबरिंग ऑथोरिटी के नाम से भी बुलाते हो, CNA या वेंडर, ठीक है। और CNA की लिस्ट काफ़ी बड़ी है दोस्तों, CNA लिस्ट, ठीक है। यही पे AI के रिजल्ट देखना बढ़िया रहेगा। CNA की लिस्ट काफ़ी बहुत सारी गवर्नमेंट्स वाले और वेंडर्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी आता है। कि वेंडर है ना, वेंडर कौन होता है? दुकानदार। अब माइक्रोसॉफ्ट तुम्हें कोई तो सर्विस दे रहा है ना, तो तुम उससे कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, तो वो वेंडर ही बोला जाएगा उसे, है ना, वरना दुकानदार मत कहना उसको। अब ये वेंडर्स के पास जैसे रिपोर्ट करते, वो उसको एनालाइज करते, सबसे पहले एनालाइज करते, वेरीफाई करते क्या सच में ये कोई वल्नरेबिलिटी है या बस ऐसे कोई ग्लिच है। उसको एनालाइज करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद जाकर उसको एक आईडी असाइन की जाती है। जैसे आपका आधार कार्ड, बिना आपके फ़ोटो के, बिना आपके फिजिकल प्रूफ के आपका आधार कार्ड तो बनेगा नहीं, आपका फिंगरप्रिंट भी चाहिए, है ना। क्या पता कोई भी आपके नाम से आ गया हो,
यही चीज़ को वेरीफाई करने के लिए बंदे आपको सामने लाते हैं ना, फिजिकली चेक करके देखते हैं तभी। वैसे ही इस केस में भी तब जाकर उसको आईडी प्रोवाइड की जाती है। जब वो आईडी मिलती है तो वो आईडी सभी के सभी सीवी डेटाबेस के अंदर, जितने भी पब्लिक अवेलेबल सीवी डेटाबेस है, उन सभी जगहों पर अपडेट कर दिए जाते हैं कि ये नया आईडी है, इसको ऐड कर दिया। और एक पॉपुलर जगह वो है आपका नेस्ट, ठीक है, नेस्ट ये। और मैं कहा पब्लिक, तो पब्लिक में रेड हैट, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पब्लिक है तो आप इन्हें सर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप तुम AI यूज़ करते हो तो ये AI ईजी शॉर्टकट्स में तुम्हें तुरंत में रिस्पॉन्स दे देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है, ऐसे असाइन किया जाता है। अब नंबर स्कोरिंग सिस्टम वही है, लो मीडियम हाई। लो मतलब माइनर इम्पैक्ट, कि उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा सिस्टम को, बहुत लो लेवल पे। मीडियम पे कि नुकसान तो नहीं होगा लेकिन तुम उसे देख सकते हो, क्योंकि जस्ट पॉपअप आ सकता है या कोई चीज़ ऐसी है जो छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि हैकर उसका अनऑथराइज एक्सेस ले ले, तो ये मीडियम में कंसिडर किया जाएगा। नोटिसेबल, जिसे तुम देख सकते हो अपने आंखों से कि यार इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। फिर हाई, सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब इसे तो फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, भले आज नहीं तो कल, लेकिन इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एक जैसे छोटा सा मिसकन्फिग्रेशन, इक्वल टू के जगह सेमी कॉलन लगा दिया या एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया कोडिंग के दौरान, इसे मिसकन्फिग्रेशन भी तुम बोल सकते हो, गलती से गलत कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ऐसी चीज़ भी हाई में कंसिडर की जाती है। क्योंकि एक हल्की सी गलती आपको एडमिन एक्सेस दिला सकती है, हल्की सी गलती आपका लॉगिन बाईपास करवा सकती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने इससे पहले करा है टेस्ट PHP के अंदर। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना नाम देना होता है और पासवर्ड देना होता है, ठीक है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट लेकर लॉगिन कर दिया, मैं लॉगिन हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको बाईपास करना है तो मैं कुछ ऐसे पेलोड्स का इस्तेमाल करूँगा जिससे मैं बाईपास हो जाऊँगा। तो ये होता है मिसकॉन्फ़िगर अगर रहा तो, ठीक है तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन का पार्ट है, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन का पार्ट, लेकिन कुछ ऐसे होती है चीज़ें जो आपको बाईपास या एडमिन जैसी चीज़ों तक के ले जाती है वो चीज़ें सब कुछ डेफिनेटली। देन क्रिटिकल्स मतलब ऐसे चीज़ें जो सिस्टम को तुरंत में एक्शन लेना चाहिए। डेटाबेस पर कोई हुआ है या फिर रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। एक वॉनाक्राई नाम का रैंसमवेयर आया था, वो हुआ था SMB वनरबिलिटी के कारण। अब वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाउ वॉनाक्राई अटैक सक्सीड। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उतना तो चलता है। ओके, वॉनाक्राई अटैक इसलिए सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि विंडोज़ की SMB v1 प्रोटोकॉल वनरेबल थी, जिसको इटरनल ब्लू नाम के एक्सप्लॉइट, उसको इटरनल ब्लू नाम के एक्सप्लॉइट कहते हैं। तो हम इसको सर्च कर सकते हैं ऐसे, तो ये रहा इटरनल ब्लू। इसको हम अगर थोड़ा विकीपीडिया पे चेक करेंगे तो ये उसी का नाम है। ये एक ट्रोजन अटैक, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ठीक है, रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ये उनका नाम है, जिन्होंने अटैक करा था उनका ये नाम है, ठीक है, उनके ग्रुप का नाम। आई गेस ग्रुप तो लिखा नहीं है यहाँ पे, वेरिएंट्स के नाम लिखे कुछ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है सब कुछ। जीरो डे अटैक था, विंडोज़ के ऊपर वगैरह अटैक था, इतना नहीं पढ़ सकते हो तो यहाँ पे सर्च करके दिया। ओके, बहुत सारे अनपैच कंप्यूटर्स थे जो ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिक इन्फेक्ट कर दिए गए थे बिना यूज़र के इंटरेक्शन के, मतलब यूज़र को टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा। फिर अटैक ने एक रैंसमवेयर ड्रॉपर यूज़ किया, मतलब सिस्टम के अंदर जाना और वहाँ पे एक रैंसमवेयर अप्लाई कर देना, बॉम्ब अप्लाई करने की तरह। जैसे बॉम्ब लगाते हो ना कहीं पे भी, तुम नहीं लगाते हो, गेम्स तो खेलते ही होगे, तो कहीं पे जाते हो और फिर वहाँ पे जस्ट ड्रॉप कर देते हो बॉम्ब को। वैसे ही अटैक था जिसमें सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर आ गया और उस सॉफ्टवेयर ने रैंसमवेयर अप्लाई कर दिया वहाँ पे, और उस रैंसमवेयर के कारण बहुत सारे लोगों का डेटा चोरी हो गया। और लगभग 300 या 600 बिटकॉइंस तक का डेटा गया है, इतना उसकी डिमांड थी, ठीक है। फिर भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे इसको फिक्स कर। हॉस्पिटल के डेटा तक हुए, हॉस्पिटल तक टारगेट हुए थे, तुम सोचो हॉस्पिटल तक टारगेट हुए थे, ठीक है। तो ये है 150 से ज़्यादा कंट्री, 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स इम्पैक्ट हुआ था। तो ये सब कुछ जो रॉ डेटा है ना, ये आपको AI तुरंत में ला कर देता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जाओ एक एक चीज़ को पढ़ो, अरे सिंपल,
इसलिए तो एआई का कंसेप्ट दिया है तुम्हारे सिस्टम अपने सिलेबस के अंदर कि एआई का यूज़ करके कैसे तुम ट्रबल शूटिंग करोगे वगैरह वगैरह। ओके, तो यूज़ करेंगे हम एआई का भी, ताकि हमारा टाइम बचा रहे, वरना इस सबको मुझे रिसर्च करना पड़ता। उसका सीवी नंबर देख पा रहे हो, 2017 का ही है। इसको सर्च करेंगे तो उसी का नाम आएगा, निस्ट, ये रहा नीचे। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक एसएमपी सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एसपी विस्टा, मतलब वो जो स्पेशल एडिशन है उसके ऊपर आया था, ठीक है। अरे सब, हाँ, इसमें जो रिमोट अटैकर है वो कोई कमांड चला सकता था और मलेशियस पैकेजेस को भेज सकता था, ठीक है, जिसे तुम विंडोज़ एसएमबी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के नाम से भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन कुछ आईडी दी गई है, और ये नाम सर्च करोगे तो और ज़्यादा चीज़ देखने को मिल जाएगी बोला है। तो सर्च करने से और चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, ये और चीज़ें मिल जाएगी, ये रहा। तो ऐसे धीरे धीरे करके तुम रिसर्च करते हो चीज़ों के ऊपर, तब जाके कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है, एक बार में नहीं मिलता, थोड़ा रिसर्च करके मिलता है। ये दिखाना चाहता था मैं बस। तो ऐसे धीरे धीरे करके इम्पैक्ट विम्पैक्ट समझोगे, एंड देन यहाँ पे खुद माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि ऐसे प्रॉब्लम हुआ था करके, जिसे MS-1020 के नाम से भी बुलाया जाता है, MS-10-020 के नाम से भी बुलाया जाता है, इटरनल ब्लू, ठीक है। ये जो मैंने सर्च करा, इसको मुझे सही से सर्च करना था, इटरनल ब्लू, ठीक है। अच्छा, ये उसका नंबर नहीं लगता, खैर ये उसका नंबर नहीं है, किसी और का नंबर मैंने डाल दिया, लेकिन इटरनल ब्लू का भी सेम सेम ही नंबर है ऐसा कुछ। ये इसका CVID यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, लेकिन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों, इफ अगर तुम्हें करना है फाइंड आउट तो। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके बाद, नेक्स्ट है इम्पैक्ट CVs का। ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करती है ताकि वो कुछ ऐसे अनपैच वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सके, जिसके कारण अगर उसको फिक्स नहीं किया तो वही वल्नरेबिलिटी सामने में चल के डेटा ब्रीच करवा सकती है, फाइनेंशियल लॉस करवा सकती है, या रेपुटेशन डैमेज करवा सकती है किसी भी कंपनी के। इसलिए वो चीज़ को फिक्स करने के लिए CVs का इस्तेमाल करते हैं, उसको सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या उसका नुकसान है, कहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है, फिर उसको फिक्स करते हैं, समझते हैं कैसा वो इम्पैक्ट करेगा, फिर उस हिसाब से फिक्स करते हैं। फिर होता है इंडिविजुअल, एक इंसान नॉर्मल जैसे हम सभी लोग, हमें नहीं पता होता, तो अगर हम ध्यान ना दें तो कोई हैकर हमारे सिस्टम में ऐसी CV का फ़ायदा उठाकर या यूज़ करके हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है, अगर हम वल्नरेबल रहे तो, जिसका रिजल्ट कि हमारा डेटा चोरी हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट की जा सकती है, मालवेयर फैलाए जा सकते हैं, रैंसमवेयर डाला जा सकता है, या बिना परमिशन के सिस्टम का एक्सेस लिया जा सकता है। अगर हमारे सिस्टम पर ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है और उसे कोई हैकर एक्सप्लॉइट करता है तो खुद को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे खुद को अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे कंपनी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करती है, मतलब हर दिन स्कैन करती है क्या कोई बग मिलता है नहीं मिलता है, जैसे रेगुलर अपडेट की तरह, रेगुलर स्कैन करने की तरह कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या टेस्टिंग करती है, स्पेसिफिक ढूंढती है, एक नॉर्मल स्कैन करती है, दूसरा टेस्टिंग करती है, ठीक है। ऊपर ऊपर से देखना और टेस्टिंग करके देखना, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें परफॉर्म करती है कंपनी के अंदर। देन होते हैं मॉनिटर सिक्योरिटी एडवाइज़र, मतलब कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे चोर या तुम्हारे दुश्मन जो नेटवर्क के थ्रू आ सकते हैं या किसी भी वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आ सकते हैं, उन सभी के ऊपर ध्यान रखना। ये सॉक का काम होता है, सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये पूरा ग्रुप होता है जो लोग काम करते हैं डिफेंसिव साइड से, ठीक है। सॉक एनालिस्ट, फुल फॉर्म नहीं लिखना अपने को इसका, इनका काम होता है मॉनिटर करना, अलर्ट क्रिएट करना जब भी कोई पोटेंशियल थ्रेट उनको देखने को मिलेगा तो, ठीक है। तो ये उनके साइड से होती है, ये होती है डिफेंसिव साइड के साइड, रेड टीम नहीं होती, ब्लू टीम इसे बोला जाता है, ब्लू टीम डिफेंसिव साइड से ही होती है सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट मल्टी लेयर OTPs, इसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोला जाता है। और मल्टी लेयर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर, जैसे फायरवॉल, IPS IDS, फायरवॉल आप सभी के पास लगा हुआ है, फायरवॉल एक एक्स्ट्रा नेटवर्क लेयर जो आपको इंटरनेट पे सिक्योर रखती है, ताकि कोई भी मलिशियस यूज़र आपके नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, ठीक है। फायरवॉल बहुत सारे होते हैं, एक बहुत पॉपुलर फायरवॉल्स है,
जो आप सिंपल से सर्च करोगे स्टिल मिल जाएगा फायरवॉल लिस्ट, बहुत सारे फायरवॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, नॉड लेयर, क्लाउड फायरवॉल, बाराकूडा, देन सिस्को एंड सोफोस का भी है, पालो अल्टो, ऑल्टो, एल्टो नेटवर्क, वीएमसी, कितने सारे यार, इतने सारे हैं तुम्हारे पास। ये सारे फायरवॉल्स हैं, इन्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तुम चाहो तो हार्डवेयर वाला भी परचेस कर सकते हो। हार्डवेयर वाला कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है वो, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो सोफोस का एक होता है हार्डवेयर ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है वो, फिजिकल हार्डवेयर, फिजिकल फायरवॉल। काम इसका नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ही है। ये तुम्हारे राउटर से कनेक्टेड हो जाएगा, फिर वहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तुम्हें। इथरनेट केबल्स देख पा रहे हो यहाँ पे, इथरनेट पोर्ट्स देख पा रहे हो, हाँ, तो ये ऐसे ही करता है। या आईपीएस आईडीएस लगा सकते हो। आईपीएस आईडीएस सॉफ्टवेयर से अगेंस्ट, जो आपको एक होता है इंट्रूजन यानी खतरों को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम, और एक होता है प्रिवेंट करने वाला सिस्टम। अब ये डिटेक्शन और प्रिवेंशन के बीच का बेसिक डिफरेंस है, जान लो, तुम्हारे काम आएगा। डिटेक्शन मतलब सिर्फ देखना और अलर्ट क्रिएट करना, ठीक है, सिर्फ अलर्ट क्रिएट करना या रिपोर्ट क्रिएट करना। और प्रिवेंशन यानी रियल टाइम पे प्रोटेक्ट करना, रियल टाइम पे उसे रिमूव करना। इतना ही फ़र्क है आईडीएस और आईपीएस के बीच में, ठीक है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, आईडीएस और ये आईपीएस, ठीक है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन मतलब कोई भी खतरे, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम रियल टाइम पे। ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, ये गार्ड की तरह होता है, सिक्योरिटी गार्ड, जो चोरों को देखते बराबर निकाल देता है। अगर उसको लगता है कि ये चोर जैसा दिख रहा है, निकाल देगा। अब हमारी शक्ल ही वैसी थी सर, ऐसा मत कहना किसी ने, ठीक है। वो ऐसे निकाल देता है, आदमियों की बिहेवियर को देखकर वो हटा देता है उन्हें, शक्ल देखकर नहीं, ठीक है। मान तो शक्ल देख के काफ़ी रिजेक्शंस मिले, लेकिन ये बस एक एग्जांपल था दोस्तों, बुरा मत मानना, ओके। मजाक था, ठीक है, जितना भी मैंने करा सब मजाक था, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वो है आपका क्या था, ट्रेन एम्प्लॉयज़। हाँ, ये अवेयरनेस के बारे में, कि अपने एम्प्लॉयज़ को इतना अवेयर कर दो कि उन्हें पता रहे क्या चीज़ पे क्लिक करना है और क्या चीज़ पे क्लिक नहीं करना है, कौन सी मलेशियस है, कौन सी नहीं है, कौन सा फिशिंग है और फिशिंग दिखता कैसा है, वो सब कुछ उन्हें ट्रेन करना होता है, ठीक है। क्या चीज़ों पे क्लिक नहीं करना है, फायरवॉल की परमिशंस को ऑफ नहीं करना है, कैसा वो बटन होता है, सब कुछ को उनको ट्रेन करना होता है, ताकि वो हरकतें ना करें, वो गलतियाँ ना करें जिसके कारण कंपनी को नुकसान हो। इसलिए तुम उन्हें अवेयर करते हो, जागरूक करते हो देश के बारे में, अपने कंपनी के बारे में। देन कुछ केस स्टडी, ये इटरनल ब्लू के बारे में हमने जान लिया, ये WannaCry रैंसमवेयर, मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले यही दिखाया था, ठीक है। WannaCry रैंसमवेयर के बारे में अभी भी होगा अपने पास, ठीक है, ये वही था WannaCry के बारे में, मैंने उसका रियल एग्जांपल पहले ही दे दिया। देन कुछ क्विज की बात करके हल्का फुल्का, नहीं नहीं ये छोड़ो, इसका ये कुछ क्विज विज नहीं है। CVSS का फुल फॉर्म, CVSS का फुल फॉर्म है आपका कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है, जो सीवी को नंबर देता है, सीवी को नंबर देता है, नंबर देता है, कैटेगरी में डिवाइड करता है। और आईडी कौन देता है, आईडी सीएनए देती है, सीएनए, सीवी नंबरिंग अथॉरिटी, या आईडी देती है। और वो कितना खतरा है कितना नहीं है वो CVSS स्कोर सिस्टम वो चेक करता है, ठीक है। इनका भी ग्रुप होता है, इनके भी ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी कुछ वेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट वाले, सब वो लोग ही संभालते हो सारी चीज़ें, ठीक है। अपने को फ्री में जो मिल रहा है चुपचाप उठा लेने का, इतना डिटेल में मत जाने का, ठीक है। वो ना अपने काम के ना कुछ और इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो cvmiter.org, मित्रे या जो तुम इसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। जस्ट मैं इसको प्राइवेट टैब में ओपन कर लेता हूँ। सुना है यहाँ पे सिक्योरिटी जो मिलती है, और ये रहे तुम्हारे CVs के बारे में इन्फॉर्मेशंस। लेटेस्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो भी अपडेट आता है, लेटेस्ट हाल फिलहाल में जो अपडेट आता है, जैसे क्या, अच्छा ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है, आप अगर चाहो तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन कह दिया तुम्हें ऐसे ही, 23 अक्टूबर को है, 10 से 2 के बीच में। इसकी लिंक वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करी गई है, देखते हो, अगर ऐसा होगा तो तुम्हें मैं बता दूंगा। जस्ट एक छोटा सा वर्कशॉप है, खैर अपने काम का नहीं है।
देन रूल्स, सीएनए के रूल्स, उनके रूल्स कि वो कैसे किस चीज़ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है CV.org, तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप इसको चाहते हो तो यहाँ पे बहुत कुछ है CV के रिगार्डिंग, बहुत कुछ बहुत कुछ। एक रिकॉर्ड कैसा होता है उसका, लाइफ साइकिल कैसा होता है उसके बारे में, कि सबसे पहले किसी ने ढूंढा, फिर रिपोर्ट करा, फिर रिक्वेस्ट करी, फिर आईडी मिली, फिर उसको स्टोर करा रिकॉर्ड के अंदर, फिर सबमिट करा, फिर पब्लिक करा कि सब लोग देख पाए। ये उसकी लाइफ साइकिल होती है, ऐसे उसकी ज़िंदगी चलती है। रिकॉर्ड्स साल के हिसाब से होता है, कौन सी ईयर में वो फाइंड आउट किया गया, फिर उसके बाद में उसको आईडी दी जाती है, ठीक है। तो ये नंबर रैंडम नहीं होते, नंबर सीक्वेंस में ही होते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में अगर मैं यहाँ पे 14114 की जगह 143 कर देता, जो तुम्हें कभी सुनने को नहीं मिलता, स्टिल ये एक खतरनाक ही चीज़ है, ठीक है। दिखने में तो सेम ही है, देखो SMB वही लिखा हुआ आ रहा है, बस दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर आई गेस। अब तुम सभी लोगों का 5 मिनट का डाउट सेशन है, क्योंकि डाउट सेशन ज़्यादा बड़ा होता नहीं है कभी, तो छोटा सा डाउट सेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अगर सबको सब कुछ क्लियर है वो भी मुझे बताओ, क्लियर लिख दो एटलीस्ट, तो मुझे समझ में आ ही जाएगा क्योंकि तुम्हें चीज़ें क्लियर है करके। तो बताओ। सर बोलो। सर जो ये है मतलब सिलेबस है उसमें मतलब हम ओसिन बनाना भी सीखेंगे या बस ओसिन पे वर्क वर्क करेंगे? वर्क करेंगे, बना नहीं सकते हैं। फिशिंग बना भी नहीं बनाएंगे, सकते हम फिशिंग भी बनाएंगे, लेकिन ओसिन बनाना फिशिंग बनाना अलग अलग है। ओसिन बस एक टेक्निक है जिससे आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो। ओके सर। ओके, पुराने वाले नोट्स भेज दो, भेज देता हूँ, डोंट वरी भेज देता हूँ मैं। पुरानी वाली नोट्स भेज दीजिए। हाँ हाँ मैं भेज देता हूँ, सर सभी चीज़ें इस लिंक के अंदर ही है, मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। सर सर ये फर्स्ट क्लास है, आप पहले की रिकॉर्डिंग और नोट्स वो भी शेयर कर दीजिएगा ज़रूर ज़रूर और ज़रूर ज़रूर, वो सभी चीज़ में शेयर करता हूँ आप सभी को। ओके जी। ओके, जिप फाइल में सारे नोट्स प्रोवाइडेड है। जिप फाइल तो दिया नहीं मैंने अभी तक के, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा है, उसमें नोट्स है। अगर आप वो अपने पेनड्राइव की बात कर रहे हो तो पेनड्राइव में हो गया। अरुण भाई दोनों सही है, बट लाइव बूट ज़्यादा सही है क्योंकि पोर्टेबल रहेगा। सबके अपने अपने चॉइस है। ओके, सब कुछ चीज़ें क्लियर है, सर एटलीस्ट मैं माइक देख पा रहा हूँ। सर हाँ अगर कोई बोलो। सर वर्नेबिलिटी मिलती है, ओके, सीक्वेंस वाइज आते हैं, सीक्वेंस वाइज आते हैं। बोलो आपको सर क्या एक कहना है, वल्नरेबिलिटी मिलती है तो? सर अगर कोई वर्नेबिलिटी मिलती है और वो वेंडर को हम रिपोर्ट कर दे, उस इन रिटर्न हमें कुछ बेनिफिट कोई वो बैच वगैरह या कुछ मिलेगा मिलता है? ना कुछ मिलेगा, वो एग्जैक्टली क्या मिलता है, वो शब्द मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन सर्च करके मिल जाएगा वो, कि एग्जैक्टली तुम्हें कुछ तुम्हें पैसे नहीं कूपन मिलेंगे, वगैरह कुछ? तुम्हें बस एक और ये कहेंगे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा कि तुमने मदद करी, तुमने रिपोर्ट करा करके। वो बाउंटी अलग होती है, वो बग बाउंटी अलग चीज़ होती है। ये बस नहीं तुमने एक नहीं, नई आईडी बनाई है, ये तुम बता रहे हो सीएनए को, तुम्हें से एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा कि चलो भाई एक बंदे ने फाइंड आउट करा, उसका नाम समथिंग समथिंग कुछ है करके। जो फिर हम उस आईडी को वो करेंगे तो हमारा नाम आएगा या वैसे हाँ, कुछ वेंडर हमें भी वो? नाम मतलब देखो, आपने फाइंड आउट करा है, ये बस आएगा उनके पास, कि दुनिया में पब्लिकली नहीं होगा, पब्लिकली कोई नहीं बताता ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करा है, और पहली बात कि ये फाइंड आउट करना ही अपने आप में बहुत टफ है दोस्त, बहुत ज़्यादा टफ है। इफ़ सम हाउ गलती से आपने फाइंड आउट कर लिया, या आपने बहुत मेहनत मेहनत करी फिर आपने वो फाइंड आउट करा, तो बढ़िया चीज़ है। फिर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो रिकग्नाइजेशन देंगे कि चलो भाई बंदे ने फाइंड आउट करा है करके। पेंड्रा में कुछ अपडेट हुआ है? पता नहीं, पता नहीं फिलहाल, देख के हेलो बताता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी जो हम वेबिनार अटेंड कर रहे थे, मतलब जो फर्स्ट वेबिनार हमने अटेंड किया था उसमें ना वो लोग ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टूल दिखाया गया था कि जो टूल में हम अगर कुछ सर्च करेंगे किसी के रिगार्डिंग, मतलब उस ओपन सर्च इंटेलिजेंस करेंगे तो वो दिखता है सब। तो सर हम ये टूल कैसे बनाएंगे ये सब भी पढ़ा जाएगा क्या कोर्स में? नहीं दोस्त, वो अपने आप में भारी कंसेप्ट है, उसके लिए आपको देखो, कोडिंग करना सीख सकते हो, लेकिन लीक डेटाबेस कहाँ से निकालोगे? लीक डेटाबेस वो वेबिनार में बताया था कैसे निकालोगे करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो इथिकली में थोड़ी परमिशन है वो चीज़ बताने की। लेकिन लीक डेटाबेस निकालोगे किसे, वहाँ पे वेबिनार में बताया था, उन्होंने कुछ बोला होगा। लेकिन वो टूल बना सकते हो आप,
उतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको डेटाबेस भी चाहिए और बहुत सिंपल भी नहीं है। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं। देखो, अब मुझे कोडिंग आती है तो मेरे लिए वो टफ नहीं है। अगर आप एकदम जीरो से शुरुआत करते हो तो सच कहो तो वो टफ है, वो आपको बैकएंड मैनेज करना होगा उसके लिए फिर। ठीक है, ओके, उनका वो थैंक जो यू। टूल था वो ओसिन का टूल नहीं था, वो जस्ट हाँ ओसिन भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकली वो डार्क वेब पे जो चीज़ें या जो भी डेटाबेस आपके लीक हुआ है, लीक डेटाबेस का वो पार्ट था जिससे आप बस फाइंड आउट करोगे कि आपका डेटा कोई है कि नहीं है करके उसमें कुछ। प्रैक्टिकल के लिए पेंड्राइव लगेगा, ज़रूर लगेगा आपको प्रैक्टिकल के लिए पेंड्राइव, लेकिन अभी प्रैक्टिकल शुरू होने में टाइम है थोड़ा सा, 1 2 3 4 दिन टाइम है। आज का तुम्हारा वैसे भी वेनसडे है, फ्राइडे को तुम्हारा सिक्योरिटी टेस्टिंग हो जाएगा एंड करियर्स हो जाएगा डेफिनेटली। तो मंडे से तुम्हारा डार्क वेब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, तो मंडे से हो सकता है प्रैक्टिकल शुरू तुम्हारा बेसिक लेवल पे। सर वो पेन ड्राइव में होगा ना वो टूल? हाँ हाँ सारे नहीं, वो टूल नहीं दोस्त, वो टूल तो कंपनी का एक ऑफिशियल टूल है, वो कहीं पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, हम बना सकते हैं क्या सर? लीक डेटाबेस है तो कोशिश कर सकते हो, इसकी गारंटी नहीं है। अगर आपको सच में कोडिंग आती है तो आप बना सकते हो, उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आती है तो। नहीं आती कोडिंग तो फिर वो टफ है दोस्त। सर किसी की एआई की मदद से भी तो बना सकते हैं? अगर आपको बैकएंड मैनेजमेंट करना आता है समहाउ एआई की मदद से ही, तो आप जा सकते हो एआई के साथ। सर ये पेन ड्राइव के अलावा और भी कुछ हमें डिवाइस मिलेंगे क्या, जिससे वो वाईफाई अडॉप्टर, यस एंड्रॉयड यस यस, बोर्ड? पेंड्राइव के अलावा नहीं, लेकिन वो ऑफर्स में होता है दोस्त, अभी तो नहीं पता, लेकिन वो ऑफर्स में दिवाली के ऑफर्स चालू हो गए। तो ई एस पी हाँ टू तो डबल सिक्स आपको डिलीवर किया था, ई एस पी डबल सिक्स, हालांकि ये फ्री में दिया गया था क्योंकि तब ऑफर चल रहा था। और चाहो तो आपको पेंड्राइव के साथ एक एडेप्टर वगैरह भी कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन ये तब ऑफर्स में ही मिलता है, अभी ऐसा अभी ऑफर अगर बंद होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑफर्स रहता तब ये मिलता है। ठीक है, या और बीच सर में अगर ऑफर्स आते ये रहते हैं तो आपको वो भी बता दिया जाएगा डिस्काउंट डिस्काउंट के बारे में। बोलो क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर ये ऑफर नहीं रहता और तब भी हमें लेना हो तो कुछ किससे ले सकते हैं? ऑफर तो सीधा कांटेक्ट करके टीम से कि हमें चाहिए भाई ऑर्डर, मिल जाएगा तुम्हें। ओके ओके। सीधा टीम से, कौन सी टीम? अरे हाँ, तुम सभी को बता दूँ अपना सपोर्ट टीम का ईमेल बता तुम सभी को, drop support@drop.org.in। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ अगर समाव कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो टीम के पास तुम ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप नहीं। पेनड्राइव कब मिलेगा हमें? जब आपने ऑर्डर करा विद इन वीक आपको मिल जाएगा। रार सर ओपन पिछली कैसे क्लासें करें? कैसे मिलेंगी? मैं भेजता हूँ ना लिंक्स, ये तो है लिंक्स, मैं भेजता हूँ सभी लिंक्स। मैंने कहा है कि शुरुआत का हफ्ता भर मैं आप सभी को लिंक्स रिपीट किया करूँगा, हफ्ते भर के बाद में फिर मैं लिंक्स रिपीट नहीं करूँगा, फिर मैं सिंगल सिंगल लिंक भेजूँगा। हेलो। ग्रुप में ऐड नहीं हुआ सर, ग्रुप में अभी तक नहीं। परमिशन के बाद कुछ वेबसाइट का कुछ कर सकते हैं लाइक डिज़ाइन डिस्ट्रॉय, बिल्कुल बिल्कुल। रार सर फाइल्स ओपन एप्स में कैसे करें? इनकम। जिप 7 जिप या फिर विंडोज़ रा, क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, सर एप्स में इनकम कैसे जनरेट होता है? ऐप्स में क्या जनरेट होता है? मेन सर एप्स तो फ्री रहती हैंगी, तो फिर उसमें उसका मतलब मैं पूछ रहा इसको बोल सिस्टम समझना चाहता हूँ कि इसका फिर इनकम कैसे होता होगा। ऐप के थ्रू? और प्ले स्टोर की जो एप्स रहती हैं वो डाउनलोड तो अपन को सर्विसेज तो फ्री रहती हैं, बट उनका उनका इनकम कैसे जनरेट होता है वो फिर? अलग अलग चीज़ें जैसे इन ऐप परचेसेस होता है कुछ, मतलब एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट करना होता है, कुछ खरीदना हो, नहीं सर डायमंड्स कुछ खरीदना हो, गेम्स की बात करें तो। नहीं सर, जो जैसे व्हाट्सएप वगैरह टोटली फ्री ऐप हो वो कैसे करते होंगे फिर? अभी व्हाट्सअप कैसे करता है एग्जैक्टली अर्न, तो इसका तो मुझे भी फिलहाल आइडिया नहीं है। तो एक काम कर देना, ये सवाल एआई से पूछते हैं न, तुम्हारे पास सर एआई, एक सवाल पूछ था। के देखते हैं कि हाउ डज व्हाट्सअप अर्न इफ इट इज़ फ्री? हाउ डज व्हाट्सअप ऐप अर्न cause it is free on Play Store? ठीक है, एपीएस के थ्रू कमाता है, एड्स के थ्रू कमाता है। व्हाट्सएप पे नाम का एक फीचर है जिसमें चार्जेस पे फाइंड आउट करता है, और इनडायरेक्ट रेवेन्यू कमाता है जस्ट मेटा के एडवर्टाइजिंग करने से। व्हाट्सएप सबके अपने अपने तरीके ओके होते सर। हैं, मोनेटाइजेशन से कोई करता है, कोई एपीएस बेचकर करता है, कोई व्हाट्सएप पे खुद करता है लेकिन क्रेडिट चुराता है मतलब वो सर्विस के लिए। बाकी चैटिंग्स में कोई पैसा नहीं लग रहे तुम्हें।
हेलो सर। ओके सर। ओके, तो लास्ट के कुछ एक दो डाउट फिर वाइंड अप हाँ सर, वनएबिलिटी कैसे सर ऑन करेंगे? है दोस्त। कोई भी अभी आने का चीज़ें आने की है, अभी से उसके पीछे टेंशन मत लो, लेकिन वो स्कैनिंग करने से मिलता है। अभी फिलहाल उसका टेंशन मत लो, जब आएंगे तो मैं ज़रूर उस चीज़ को सिखाऊंगा, ठीक है। सर, जो हमारा जो डाटा जो खोलना है वो कौन सी टूल पे खोलना है, काली या पैरट? काली काली काली, ठीक है। काली। हाँ काली। ओके। तो सर वो जो पेन ड्राइव मिलता है उसमें क्या क्या रहता है? सब कुछ जो आप सोच सकते हो। जैसे आप डेमो क्लास ज्वाइन किए सर थे इस उसमें लेक्चर का तन्मय शिंदे और आदित्य कुमार, आप दोनों को कोई डाउट है दोस्त? सर इस नहीं। लेक्चर का जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा वो ओके ओके, एप्लीकेशन पे मिलेगा। सर मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ क्या कहा आपने? सर जैसे कि अपन ने किसी के फोन में अपन रेट इंस्टॉल करवाते हैं, फिर अगर अगर इसके बिना परमिशन अपन डिलीट भी कर सकते हैं क्या उसको? हाँ बिल्कुल, हमारे पास अपने पास ऑप्शन होता है अनइंस्टॉल का वहाँ पे। अब डेफिनेटली तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम लोग किसी के फोन में बिना परमिशन का इंस्टॉल कर लिया और वहां पे अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन होगा। फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया तो हम्म। एक तो वो अनइंस्टॉल करने के लिए सेटिंग्स में जाएगा, या आपके पास भी हम्म। परमिशन होती है अपने एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए, लेकिन अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इसको अपने एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो लेकिन खुद के एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है वो। तो वहां पे तो हम लोग फंस सकते हैं फिर। हम क्यों फंसेंगे? आपका तो मतलब एप्लीकेशन हिडन होगा ना। तो बाद में जैसे इन्होंने बोला कि पुलिस के पास जाते हैं तो वो तो निकाल लेंगे। तो डेफिनेटली फिर फिर हम करना ही लोग क्यों है ऐसा अटैक, जब पता है फंसने वाले हो। तो ये टेस्टिंग के लिए है, ताकि सीख पाओ कि कैसे अटैक होता है करके। बाकी है तो ये नहीं नहीं इलीगल तो चीज़ें ही। हाँ उनके पूछने पे मैंने पूछा ये चीजें। ओके, तो ये इसलिए रैट देखो, ये जो एप्लीकेशन है ना रैट, बस मैं माइक ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये जितने भी रैट्स का काम है ना, ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में या हैकिंग की दुनिया में बस यूज़ किए जाते हैं समझने के लिए कि एक्चुअल में कैसे अटैक परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका है ये इलीगल ही, कैसे भी देखो कौन से भी एंगल से देखो है ये इलीगल ही। किसी के सिस्टम पर रैट इंस्टॉल करना इलीगल ही है, क्योंकि उसका मतलब ही है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको रिमोट कंट्रोल देगा, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम की टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अलग सा रोल प्ले किया जाता है कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है एक रैट की, कि अगर मैंने रैट इंस्टॉल कर दिया तो कितना नुकसान एक सिस्टम को पहुंचा सकता हूँ। फिर उसको सिक्योर कैसे करूँगा, कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ इसकी लॉक फाइल्स है, कहाँ इसकी जड़ है एक्चुअल में। एक एंड्रॉयड के अंदर भी तो कहीं ना कहीं टेम्परेरी फाइल पे रहता होगा ना ये, तो वो कौन सी जगह है, सब कुछ समझने के लिए एक भारी लेवल पे टेस्टर इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हम बेसिक लेवल पे यूज़ करते हैं जस्ट समझने के लिए कि हमें सीखना है, ट्राई करना है कैसे ये परफॉर्म होता है, तो हम उस लेवल के लिए करते हैं। अभी हमारी लेवल बिगिनर लेवल है, तो हम इंजॉय करेंगे, रैट इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसका सिस्टम हैक करेंगे। लेकिन जब तुम बड़े लेवल पे जाओगे तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा अपने टेस्टिंग के लिए यूज़ करोगे, डेवलपमेंट में यूज़ करोगे, मालवेयर डेवलपमेंट में। और क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी भी सीखेंगे हम, ठीक है। स्टेगनोग्राफी हालांकि उतना डीप लेवल पे नहीं है, लेकिन उतना है कि तुम एक इमेज में इंफॉर्मेशन डाल कर उसे अनबाइंड कर सकते हो, ठीक है। और क्रिप्टोग्राफी में हैशिंग वगैरह भी है, तो डेफिनेटली वो भी सीखेंगे हम। और रेड्रो मूवी कैसे लूँ? हाँ, टीम के पास एक मूवी है, जहाँ तक मुझे पता है टीम के पास एक मूवी है, ठीक है। मैं डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, बस एक लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ। टीम के पास मूवीज़ है आई गेस, जहाँ तक मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ है लेकिन सिस्टम है कि, अरे है कहीं ना कहीं तो है, लेकिन अब वो कहाँ है मैं खुद भूल गया, ठीक है। पर्सनल स्टफ, ये तो पर्सनल स्टफ है। अरे हाँ, ये जो तुम देख पा रहे हो ना सिलेबस सिलेबस सारी चीज़ें, हाँ ये सब कुछ वल्नरेबल है। डेटा जो तुम यहाँ पे देख रहे हो सभी कुछ वल्नरेबल है। ये सारी वल्नरेबिलिटीज तुम देखोगे, जैसे स्क्रिप्ट, बैट स्क्रिप्ट ऑटोमेशन के लिए, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है फिलहाल। हनी पॉट्स पता नहीं कहाँ है वो सॉफ्टवेयर, लेकिन मूवी है एक्चुअल में, मूवी एग्जिस्ट करती है रेड रूम की, टीम के पास है, लेकिन वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है वो, ठीक है। चलो छोड़ो, कभी मिलेगी मूवी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो टीम के पास, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है वो, ठीक है। ओके डन।
क्लियर? तो जाने से पहले एक सेंसिटिव क्वेश्चन करने के लिए लैपटॉप लेना पड़ेगा। हाँ, लैपटॉप लेना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल से आप बहुत बेसिक लेवल तक कर, मोबाइल से भी कर पाओगे लेकिन बहुत बेसिक लेवल पर। तुम्हें खुद को भी मज़ा नहीं आएगा उसके करने के लिए। तुम टर्मक्स इंस्टॉल कर सकते हो या गूगल क्लाउड कंसोल इस्तेमाल कर सकते हो, क्लाउड कंसोल। ठीक है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो तुम उतना देख नहीं पाओगे चीज़ों को, टाइप वाइप में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर करना ही है तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, गूगल क्लाउड कंसोल या टर्मक्स वगैरह का। उतना ज़्यादा नहीं लेकिन हो जाएगा काफ़ी हद तक। ड्रॉप का सर्वर कहाँ पे? वो लोकल सर्वर है फ़िलहाल, और जो होस्ट करा गया है वो है हमारा गो डैडी के थ्रू किया गया है। ठीक है, डेफिनेटली सारी चीज़ें सिक्योर इसलिए मैं बता पाया। और लोकल है तो तुम हैक नहीं कर पाओगे क्योंकि एक अटैक होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये भी अटैक करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ड्रॉप का फायरवॉल काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया गया है और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकता। ओके, तो बस आपका वॉलपेपर कब दोगे? लास्ट बैच से वेट करो। मैं वॉलपेपर सेल नहीं करता दोस्त, ये तो बस किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट करा था, मान के चलो ऐसा। ठीक है, मान के चलो ऐसा, ये रिक्रिएट करा गया है। ऐसे एक और है मेरे पास, ठीक है, वो मैं लगे तो शेयर कर सकता हूँ, एक बार चेक कर लो। रिकॉर्डिंग्स में ऑफ करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग्स के लिए इतना ही था। आई होप रिकॉर्डिंग्स वालों तुम सबको समझ में आ गया हो। तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी, रिपीट। आज के लिए इतना ही। आई होप तुम सभी को सब कुछ समझ में आ गया हो। मेरा नाम है पृथ्वी बारापात्रे। मिलते किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस योर कोच पृथ्वी बारापात्रे अगेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड हैप्पी हैकिंग।